स्क्रीन दिख रहा है, आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है। पिछले क्लास में हम लोग किए थे बेसिक एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस किए थे। एस ब्लॉक और टी ब्लॉक के, और एस ब्लॉक में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं वो सब देखो। ये सारे एलिमेंट्स होते हैं, फर्स्ट ग्रुप वाले सारे एलिमेंट्स एस ब्लॉक में आते हैं, ठीक है। ऑल दीज एलिमेंट्स कम अंडर एस ब्लॉक, राइट। अब उसके बाद इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, इनके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, लिथियम से लेकर के फ्रेंशियम वाले होते हैं सारे एस ब्लॉक, हाइड्रोजन एक्सक्लूडेड रहता है उसमें। इसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 होता है, मतलब इनके एस सबशेल में फाइनल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जाता है और एक ही वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर इनको क्या बोलते हैं हम लोग, एल्काली मेटल्स बोलते हैं, बिकॉज दे रिएक्ट विथ वाटर एंड फॉर्म वेरी सोल्यूबल एंड वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिस, तो उनको हम लोग एल्कालीज बुलाते हैं। और जो तुम्हारा एस ब्लॉक एलिमेंट्स के जो दूसरे जो ग्रुप वाले, ये भी एस ब्लॉक एलिमेंट्स में ही आते हैं। दूसरे ग्रुप वाले बेरिलियम से रेडियम वाले, पर्टिकुलरली बेरिलियम से बेरियम तक वाले जो होते हैं, ठीक है, बिकॉज दीज टू आर रेडियो एक्टिव इन नेचर। तो इनकी भी प्रॉपर्टीज है NS2, लास्ट में इनके 2 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एस सबशेल में, ठीक है। अब इनको बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इनको बोलते थे एल्कलीज, इनको बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, बिकॉज ये अर्थ में पाए जाते हैं काफी अमाउंट में, ठीक है। दे आर फाउंड इन अ ह्यूज अमाउंट इन अर्थ, ठीक है। अब इसमें क्या दिखा रहा है कि जैसे कि अर्थ का मतलब क्या है और कौन सा जो मेटल है वो एक्सेप्शनल है। इसमें एक्सेप्शन है सिर्फ बेरिलियम। बेरिलियम इज नॉट एन अल्कलाइन अर्थ मेटल, वो अर्थ में ज्यादा क्वांटिटी में नहीं पाया जाता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने कुछ कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह डिस्कस किए थे, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज थे कुछ, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लिया, एटॉमिक और आयोनिक रेडिया देखा था, फिर किया था, ठीक है, और हाइड्रेशन एंथैल्पी डिस्कस किया था। वन ये सारी डिस्कस की, और फिर ठीक है। स्क्रीन कनेक्ट हो गया, दिखाई दे रहा है क्या स्क्रीन? नो सर। नो सर। नहीं ना, एक सेकंड, 1 मिनट रुकना। ठीक है, तो उसके बाद इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज से पहले आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में पढ़ा था, फिर उसका हाइड्रेशन एंथैल्पी के बारे में पढ़ा था, और उसके बाद फिर हमने उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज देखे थे कि ये जो है, ये जब बर्न होते हैं तो अलग अलग कलर में बर्न होता है, ये सब देखा था। और इनके कुछ कुछ प्रॉपर्टीज जो यहाँ पे लिखे गए वो सब है। केमिकल प्रॉपर्टीज में अभी तक हम लोगों ने क्या देखा है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर, इसकी रिएक्टिविटी एयर के साथ कैसी है। और उसके बाद फिर हम लोगों ने ये देखा था कि कितना और कौन कौन से क्या क्या ऑक्साइड्स बनाते हैं, जैसे कि जो हमारे लिथियम है वो सिर्फ लिथियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। उसके बाद सोडियम है वो पर ऑक्साइड बनाता है, और बाकी तीनों जो है
वो सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं। और सुपर ऑक्साइड वाला तो मैंने जब रिडॉक्स रिएक्शन वाला जब चैप्टर जब कराया था तभी बता दिया था कि सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -0.5 है, पर ऑक्साइड में -1 है और ऑक्साइड में -2 है। और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एल्कली मेटल्स इज +1, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एल्कलाइन मेटल्स ऑलमोस्ट ऑल द केसेस इज +2। ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल का हमेशा फिक्स होगा जब वो अल्कली या फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल होगा, ठीक है। तो ये बात है। इसके बाद अब आगे चलते हैं हम लोग रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर, ये केमिकल प्रॉपर्टीज में ही देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। एल्कली मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म, क्या लिखा है, हाइड्रोक्साइड। पानी के साथ रिएक्ट करेंगे डायरेक्ट हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं, ठीक है, चाहे कोई भी हो। इट कैन बी एल्कली मेटल्स कैन बी एनीथिंग आउट ऑफ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इरिडियम एंड सीजियम, ऑल द 5 केसेस जितने भी हैं उनके साथ वो जाकर के एल्कली मेटल्स बना सकता है। इट मे वेल बी नोटेड दैट ऑल्दो लिथियम हैज मोस्ट नेगेटिव E- वैल्यू। अब ये E- वैल्यू क्या है उसके बारे में भी हम लोगों को पता चलेगा, ठीक है। इट्स रिएक्शन विद द वाटर इज लेस vigorous than that of the sodium which has least E- value among all the alkali metals। मतलब कि जो E- वैल्यू है, ठीक है, इसका मतलब ये एक तरीके से रिएक्टिविटी विद वाटर दिखा रहा है। अगर E- वैल्यू जो है यहाँ पर जो हम लोग देख सकते हैं, टेबल में भी ऊपर में भी लिखा हुआ था E- करके, अगर आप देखोगे, ठीक है। E- वैल्यू ऊपर में फर्स्ट पेज में टेबल में भी लिखा हुआ था। उसको क्या बोल रहे थे, स्टैंडर्ड पोटेंशियल पर यूनिट वोल्ट, ठीक है। तो ये E- वैल्यू ये है। अभी हम देख रहे हैं कि लिथियम का क्या है, सबसे ज्यादा नेगेटिव है। लिथियम का क्या है, सबसे ज्यादा नेगेटिव E- वैल्यू दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद सबसे हाईएस्ट किसका है, सबसे बड़ा किसका है, सोडियम का, -2.7, ठीक है। और इन दोनों का और कम है, बाकी तीनों का कम है, देख लेना। सोडियम का इनमें से सबसे ज्यादा है और लिथियम का सबसे कम है, -3.4 पे, मोस्ट नेगेटिव एंड लीस्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। उसके बाद भी इतना नेगेटिव होने के बाद भी ये मतलब कि कम विगरसली रिएक्ट करता है कंपेयर टू सोडियम, जिसका सबसे कम है आउट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। अभी जो हमने टेबल में देखा, सबसे कम सोडियम का है इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, लेकिन फिर भी सोडियम सबसे ज्यादा विगरसली रिएक्ट करता है और लिथियम उससे कम विगरसली रिएक्ट करता है वाटर के साथ। ये आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 1 इस पेज का, ठीक है। ऐसे ही मार्क कर लो बुक में। This behavior of lithium is attributed to the small size and very high hydration energy। ये चीज अभी हम लोग को आगे पता चलेगी, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे जब हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में, जब हम लोग अभी जाएंगे तो इसका रीजन भी तुम लिख सकते हो, वाई, क्यों, इसका रीजन क्या है कि भाई इसका इतना ज्यादा क्यों है। इसका जो है लिथियम का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, फिर भी ये लेस विगरसली क्यों रिएक्ट करता है, इतना लेस विगरसली क्यों रिएक्ट करता है, क्योंकि इसकी बहुत हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी है, बहुत हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी, इसलिए ये सोडियम से कम विगरसली रिएक्ट करता है। ये रीजन पता चल गया, इसमें दिखा दिया। अदर मेटल्स ऑफ द ग्रुप रिएक्ट एक्सप्लोसिवली विद वाटर, वेरी वायलेंट रिएक्शंस, वेरी एक्सप्लोसिव, वेरी वायलेंट रिएक्शंस विद वाटर। सो यू कैन राइट इन अ वे दैट, इन अ वे वी कैन राइट दैट जो लिथियम जो है रिएक्शन विथ वाटर में, ठीक है, उसमें तुम लिखोगे कि लिथियम हाईएस्ट मतलब लीस्ट E-, ठीक है, और सोडियम हाईएस्ट E-, या फिर लिख सकते हो लीस्ट नेगेटिव, और इसमें ऊपर में लिख सकते हो मोस्ट नेगेटिव। डिस्पाइट दैट लिथियम प्लस वाटर का जो रिएक्शन है लेस विगरस है, और सोडियम प्लस वाटर का जो रिएक्शन है मोर विगरस है। रीजन तुमको पता है, ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ लिथियम, हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ लिथियम। हाइड्रेशन एंथैल्पी मतलब एनर्जी रिलीज्ड अपॉन रिएक्टिंग विद द वाटर, उसको हाइड्रेशन एंथैल्पी, एफिनिटी फॉर द वाटर, ठीक है। ज्यादा एफिनिटी है वाटर के साथ तो आराम से रिएक्ट करेगा, क्यों वायलेंटली रिएक्ट करेगा। उसके बाद जो अदर एलिमेंट्स है, जो आपका रिड्यूबियम, ठीक है, पोटेशियम और सीजियम, ये तीनों जब वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो एक्सप्लोसिव रिएक्शन, एक्सप्लोसिव रिएक्शन, ठीक है। ये आ गई बात समझ में।
ऐसा है कुछ केस अभी अपने पास है। और ये हाइड्रेशन एंथैल्पी वाला याद रखना, अभी नीचे में काम आएगा। चलो, they also react with proton donors such as alcohol, gaseous ammonia and alkynes. किस किस के साथ रिएक्ट करता है? ठीक है, किस किस के साथ? अल्कोहल, गैसियस अमोनिया और एल्काइंस के साथ। ठीक है, तो एल्काली किसके साथ रिएक्ट करेंगे? एल्कालीज ऑल्सो रिएक्ट विथ अल्कोहल, फिर NH3 गैस के साथ, और एल्काइन। ठीक है, दे रिएक्ट, ये रिएक्शन पॉसिबल है। ठीक है, लिख दिया। वाटर के साथ तो करते ही हैं। वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं वो? वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहे थे? M+H2O क्या बना रहे थे भाई? ये मेटल है, अल्कैली मेटल है, अल्कैली मेटल। M जो है वो क्या बना रहे थे? MOH प्लस क्या बना रहे थे? ये तुम्हारा ये MOH हो गया, तो प्लस H+ आयन शायद डिस्चार्ज हो रहा था, ऐसे ही कुछ था ये। प्लस 2OH माइनस H+ आयन अब डिस्चार्ज होगा पानी में, तो OH माइनस और H2 भी बन जाएगा। H2 गैस लिबरेट हो जा रहा था, OH माइनस आयन इसी में रिएक्शन में मिल जा रहा था, और MOH ये हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं। और ये क्या है? ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये एल्कालीज है। दीज आर नोन एज एल्कालीज। ठीक है, कुछ ये रिएक्शन था वाटर के साथ, बाकी ये अल्कोहल के साथ भी कर सकते हैं, NH3 के साथ भी, और एल्काइंस के साथ। और इनको क्या बोला गया? प्रोटॉन डोनर्स। प्रोटॉन मतलब H+। ठीक है, लिखा गया ना प्रोटॉन डोनर्स। H+ आयन को हम लोग प्रोटॉन बोलते हैं। क्यों? हाइड्रोजन में कितने एलिमेंट्स हैं? एक ही इलेक्ट्रॉन, एक ही प्रोटॉन। ये हाइड्रोजन है, अगर इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो क्या बच जाएगा? प्रोटॉन। H+ क्या? एक प्रोटॉन है, बचा है कुछ उसके पास? शेल क्यों रहेगा उसमें? जब इलेक्ट्रॉन ही निकल जाएगा तो शेल का क्या फायदा? इलेक्ट्रॉन निकल गया, शेल ही नहीं है उसमें। ठीक है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डाइहाइड्रोजन। डाइहाइड्रोजन के साथ इसकी रिएक्टिविटी कैसी है? अल्कली मेटल्स विद डाइहाइड्रोजन रिएक्ट विद एट अबाउट 673 केल्विन। कब कब रिएक्ट कर रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगा तुम्हारा। कब रिएक्ट कर रहा है ये भी देख लेना। लीडियम रिएक्ट कर रहा है 1073 पे, मतलब 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्ट कर रहा है, और बाकी जितने भी एल्कलीज हैं वो 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्ट करके हाइड्राइड्स बनाते हैं। ऑल द एल्कली मेटल हाइड्राइड्स आर आयोनिक सॉलिड्स विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। लिख लिया, ये दूसरा क्वेश्चन हो जाए, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो क्या बनाते थे और कितने डिग्री पे रिएक्ट करते हैं? लिथियम रिएक्ट करता है तुम्हारा हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन था ना ये, रिएक्शन टुवर्ड्स डाइहाइड्रोजन। कितने डिग्री में रिएक्ट करता है? 1073 केल्विन में रिएक्ट करता है। क्या बनाएगा? क्या बना रहा है? हाइड्राइड बना रहा है, LiH बना रहा है। ठीक है, दे आर मेकिंग LiH। और ये क्या होते हैं? क्या होते हैं? दीज आर आयोनिक सॉलिड्स। आयोनिक हैं और ये सॉलिड है, सॉलिड है। ठीक है, उसी तरीके से बाकी जितने भी हैं, ठीक है, ये सारे भी डाइहाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे, लेकिन 673 केल्विन के आसपास पर रिएक्ट कर पाते हैं, और ये भी आयोनिक सॉलिड्स बनाते हैं, सॉलिड्स। ठीक है, और हाइड्राइड्स ही बनाते हैं, हाइड्राइड्स। और ये क्या है? ये लिथियम हाइड्राइड है, लिथियम हाइड्राइड। ठीक है, यही बात है, बन गया रिएक्शन टुवर्ड्स डाइहाइड्रोजन। अब रिएक्शन टुवर्ड्स हैलोजेंस। रिएक्शन टुवर्ड्स हैलोजेंस पढ़ो, क्या लिख रहा था? एल्कली मेटल्स रिएक्ट विगरसली, बहुत स्ट्रांगली, बहुत स्ट्रांग रिएक्शन होता है विथ हैलोजेंस टू फॉर्म आयोनिक हैलाइड्स। हैलोजन हाइड्रोजन के साथ कर रहे हैं, हाइड्राइड बना रहे हैं, हैलोजन के साथ कर रहे हैं, हैलाइड बना रहे हैं। ठीक है, हाउएवर द लिथियम हैलाइड्स आर समवॉट कोवेलेंट। वो समवॉट कोवेलेंट है, कुछ कोवेलेंट नेचर के होते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ द हाई पोलराइजेशन कैपेबिलिटी ऑफ द लिथियम। अब ये भाई साहब, ये कुछ जो है ना, ये नया कंसेप्ट है पोलराइजेशन। इसके बारे में आप लोग 12th में फिजिक्स में भी पढ़ोगे। पोलराइजेशन इज अ कंप्लीटली न्यू डिफरेंट कंसेप्ट। ठीक है, पोलराइजेशन भी पढ़ोगे, पोलराइजेबिलिटी भी पढ़ोगे। ठीक है, अभी के लिए मैं थोड़ा बहुत जितना इसमें लिखा है उतना ही बता देता हूँ। ठीक है, क्या होता है, जो तुम्हारे सोडियम है, ठीक है, पोटेशियम, इरिडियम या सीजियम, जब हैलाइड के साथ, एक्स मतलब तुम्हारा क्या है? हैलाइड है, मतलब हैलोजन है। हैलोजन क्या क्या हो सकता है भाई? फ्लोरीन हो सकता है,
क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है कि नहीं? एक्स, कोई भी एक्स है उसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना रहा है? हैलाइड बना रहा है, और आयोनिक हैलाइड बना रहा है, मतलब ये आयोनिक नेचर का है, कोवेलेंट नेचर का नहीं है। लेकिन ये क्या बोल रहा है, जब लिथियम जब हैलाइड हैलोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये कोवेलेंट, स्लाइटली कोवेलेंट हैलाइड बनाएगा, स्लाइटली कोवेलेंट। एग्जाम्पल, जब लिथियम जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये कोवेलेंट नेचर का होगा, कोवेलेंट नेचर का होगा ये, ठीक है? कोवेलेंट नेचर का होगा। क्यों होगा कोवेलेंट नेचर का ये? वाई विल इट बी कोवेलेंट नेचर? लिखा गया है पोलराइजेशन। अभी पोलराइजेशन क्या बोला है, और इसी क्वेश्चन को यहीं पे लिख लो, वाई, यहाँ पे देखो, वाई लिथियम हैलाइड इज कोवेलेंट लिखा ना मैंने, क्वेश्चन ऐसे ही लिख लो, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, इस पेज का तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3, वाई लिथियम हैलाइड इज कोवेलेंट, ऐसे ही सामने किताब में लिख लो, ठीक है? सीधे उठा के पूछ लेंगे, आप तुरंत आंसर कर लोगे। क्यों कोवेलेंट होता है भाई? लिखा गया बहुत अच्छे से, it is because of high polarization capability of lithium. The distortion of electron cloud of an ion by the cation is known as polarization. The lithium plus ion इतना small in size होता है and has high tendency to distort the electron cloud along the negative halide ion. Since the anion with the large size can be easily distorted. Among the halides, lithium iodide is the most covalent in nature. इसी में दोनों चीजें आ गई, ठीक है? लिथियम कोवेलेंट नेचर ऑफ, ऐसे लिख लो, तुम्हें क्वेश्चन ऐसा बना सकते हो, कोवेलेंट नेचर ऑफ लिथियम फ्लोराइड इज लेस देन, लिथियम फ्लोराइड का कम है लिथियम क्लोराइड से, फिर लिथियम ब्रोमाइड आता है, फिर सबसे ज्यादा कोवेलेंट कौन सा होता है? लिथियम आयोडाइड, मोस्ट कोवेलेंट। जैसे कि अब ये कोवेलेंट कैसे है, इसके बारे में थोड़ा सा देखना पड़ेगा, कोवेलेंट कैसे हो गया ये। तो क्या है, लिथियम एक बहुत ही स्मॉल सा, एक इसमें प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है वैलेंसी शेल में। एक लिथियम बहुत स्मॉल सा है और आयोडीन बहुत बड़ा सा है, ठीक है? आयोडीन है मान लो ये, ठीक है? तो क्या करेगा, जब ये बॉन्ड फॉर्मेशन में जब पार्टिसिपेट करेंगे, ये दोनों जब बॉन्ड फॉर्मेशन में जब पार्टिसिपेट करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, ठीक है? अब ये क्या करेगा, लिथियम जो है ना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड विल शिफ्ट लाइक दिस, मतलब इलेक्ट्रॉन्स इन दिस शेयर्ड पेयर ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग मैक्सिमम टाइम्स दे विल बी नियरर टू लिथियम कंपेयर टू आयोडीन और क्लोरीन और फ्रोमीन और ब्रोमीन, जो भी तुमको लेना है, ठीक है? तो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड टुवर्ड्स इटसेल्फ, क्या ये हमको दिख रहा है कि ये कोवेलेंट बॉन्डिंग में पॉसिबल हो पा रहा है? मतलब ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कर पा रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच रहा है, का मतलब क्या है? वो शेयर कर रहा है इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचने का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए राजी है, ठीक है? बाकी तो इलेक्ट्रॉन शेयर वेयर नहीं करेंगे, वो पूरा इलेक्ट्रॉन नोच लेंगे इससे। लिथियम को छोड़ करके सोडियम होगा तुम्हारा, ये र्यूडियम है, सीजियम है, पोटेशियम है, वो इसके इलेक्ट्रॉन को नोच लेंगे। इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, सॉरी, इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये इसको खा जाएगा, ठीक है? ये क्या कर देगा, ये इसको खा जाएगा, ठीक है? पूरी तरीके से इसके एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ये खा जाएगा, ठीक है? अब क्या हो रहा है इसमें, अगर तुम ध्यान दो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को खा नहीं रहा है, ये अपने इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाह रहा। इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं देना चाह रहा? क्योंकि इसकी साइज छोटी है, तो इसका जो प्रोटॉन है ना, इसको साट के रख रहा है अपने पास, तो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि तू मेरे इलेक्ट्रॉन को खा जा, नहीं, वो बोल रहा है कि तुम बॉन्ड में पार्टिसिपेट करो, तुम शेयर करो, तुम इधर आ जाओ, मैं इधर आ जाता हूँ। अब इसका प्रोटॉन इतना दूर है इससे, ये क्या अट्रैक्ट करेगा? इसका प्रोटॉन पास में इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से, तो ये इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को, कौन कौन से दो इलेक्ट्रॉन कूदे हैं, एक ये यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक शेयर्ड पेयर में इलेक्ट्रॉन है, तो इनको खींचेगा अपनी तरफ इसका प्रोटॉन, छोटा सा, बहुत छोटी साइज की वजह से। तो इस टेंडेंसी ऑफ अट्रैक्टिंग द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या बन रहा है, कोवेलेंट कंपाउंड बन रहा है, ठीक है? बाकी उसके जगह वो कोई और होता तो क्या होता, तुम देखो, बाकी उसके जगह कोई और होता, जैसे मान लो लिथियम की जगह सोडियम है,
ठीक है, सोडियम है, और मान लो तुम क्लोरीन ले लो, ठीक है, मान लो क्लोरीन ले लो, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इसमें से। दिस प्रोटॉन विल नॉट बी एबल टू स्टॉप दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गोइंग आउट, और कोई कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं होगी, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो ये आयोनिक बॉन्डिंग का केस है। ठीक है, ऊपर में क्या हो रहा है, कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रहा है, क्योंकि इसका प्रोटॉन अभी भी इतना मजबूत है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन को पूरी तरीके से जाने नहीं दे रहा, वो बोल रहा है कि आप बॉन्डिंग में आ जाओ, आप बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लो। समझ में आ गई होगी बात। इसीलिए ये कोवेलेंट कंपाउंड होता है, बाकी सारे आयोनिक होते हैं। दिस इज कोवेलेंट, ठीक है, बाकी जितने भी हैं सारे के सारे आयोनिक होंगे। अपन लिख भी सकते हैं कि सोडियम, पोटेशियम, रुडियम और सीजियम किसी भी हैलाइड के साथ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, आयोनिक हैलाइड। बस लिथियम जो है वो कोवेलेंट हैलाइड फॉर्म करता है, बस लिथियम। ठीक है, रेड्यूसिंग नेचर। नेक्स्ट, रेड्यूसिंग नेचर। The alkali metals are strong reducing agents, lithium being the most and sodium the least powerful reducing agent. ठीक है, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर्स द रेड्यूसिंग पावर। अब समझ में आ गया कि ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या होता था। कौन सा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा, 4। इसमें लिखो विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट and weakest reducing agent among alkalis, which is strongest and weakest reducing agent among alkali metals। कौन सा है स्ट्रॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है, कौन सा है लिथियम, और वीकेस्ट कौन सा है, सोडियम। क्यों, मोस्ट नेगेटिव किसका है, ऊपर जाओ टेबल पे, मोस्ट नेगेटिव किसका है, मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन वोल्ट पोटेंशियल, स्टैंडर्ड पोटेंशियल मोस्ट नेगेटिव किसका है, लिथियम का, तो स्ट्रॉन्गेस्ट रेड्यूसिंग एजेंट है। मोस्ट पॉजिटिव मतलब लीस्ट नेगेटिव किसका है, इसका है, सोडियम का, तो ये वीकेस्ट रेड्यूसिंग एजेंट है अमॉन्ग ऑल द एल्काली मेटल्स। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब ये मैं कह सकता बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है इसके मेजर करने की टेंडेंसी क्या होती है वो अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो भाई साहब जो ओवरऑल जो तुम्हारी इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है ना, 3 चीजों पे डिपेंड करती है। पहला तो जैसे कि पहला कोई भी चीज है वो गैस बनेगा, पहले सॉलिड से वो गैस बनेगा। कोई मेटल है ना सॉलिड स्टेट में था तो वो गैस बनेगा, तो सॉलिड से गैस बनेगा। अभी हम लोग पढ़ने ही वाले थे थर्मोडायनेमिक्स में, जो आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो सॉलिड से गैस बनने में, ठीक है, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, सॉलिड को गैस बनाने में, उसको बोलते हैं डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है, ठीक है ना, पहले तो वो सॉलिड से गैस बना। दूसरी बात, अब वो जो गैस है गैसियस स्टेट में वो आयन में कन्वर्ट हुआ यार। गैसियस स्टेट में ये जो न्यूट्रल एटम था उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। ये एल्काली मेटल्स की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, इसकी किसकी बात कर रहा हूं मैं, एल्काली मेटल्स। ये सारे के सारे क्या है, एल्काली मेटल्स। तो जब उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे अपन, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आई ई, जिसको अपन डेल्टा एच भी बोल रहे थे। ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तीसरा क्या होता है उसके साथ, अब तीसरा देख लो, तीसरा क्या कर रहा है वो, ठीक है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके एक्वस में बन रहा है। अभी इसका स्टेट क्या है, अभी भी गैसियस स्टेट में है, ये गैसियस आयन है लेकिन फाइनली स्टेबलाइज नहीं हुआ। गैसियस आयन स्टेबलाइज नहीं होता, वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है जो गैसियस आयन है। ठीक है, और वो क्या बन जाता है, एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है। ये एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है।
मतलब वाटर के साथ रिएक्ट करके ना जो आयन है, जो भी मतलब एल्काली कंपाउंड है, एल्काली का जो भी कंपाउंड है, ठीक है, वो हाइड्रेट हो जाता है, हाइड्रेटेड। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी। 3 स्टेप हुए। पहला स्टेप स्टेप नंबर 1, दूसरा स्टेप स्टेप नंबर 2, तीसरा स्टेप स्टेप नंबर 3। 3 स्टेप्स में हुआ रिएक्शन। ओवरऑल एक्चुअल रिएक्शन क्या हो रहा है, मतलब इनिशियल प्रोडक्ट क्या है? एक सॉलिड है। फाइनल प्रोडक्ट क्या है? एक एक्वस सॉल्यूशन है, एक एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है। ये ओवरऑल जो रिएक्शन है सॉलिड से एक्वस सॉल्यूशन में बनने को जो रिएक्शन है तुम्हारा, ओवरऑल अपन क्या लिखते हैं? इसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। तो एम सॉलिड जो है वो फाइनली एम प्लस एक्वस सॉल्यूशन में जो कन्वर्ट हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को, इसी प्रोसेस को बोलते हैं, इस वाले टोटल एंथैल्पी को बोलेंगे, टोटल इस एंथैल्पी को बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, ऐसा ही कुछ इस टाइप का अप्रोक्सीमेटली समझ लो तुम जो है, ठीक है। तो ये है तुम्हारा तीनों का केस। अब भाई साहब, अब हम लोग को समझना है कि लिथियम का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है मैक्सिमम क्यों है और सोडियम का मिनिमम क्यों है। तो मतलब कि तुमको ओवरऑल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन सम ऑफ सब्लिमेशन एंथैल्पी प्लस आयोनाइजेशन एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी, तीनों का सम हो जाएगा ये, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है इसमें देखो, ठीक है। With the small size of its ion, lithium has the highest hydration enthalpy, which accounts for its high negative E minus value and its high reducing power. ठीक है, अब पता चलेगा। जरा आओ देखते हैं। ये तुमने तो देख लिया, ये वाला केस है ना। अब एक बात बताओ, मैंने क्या लिखा भाई? जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, दिस विल बी सम ऑफ क्या? किसका सम? सब्लिमेशन एंथैल्पी प्लस आयोनाइजेशन एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी, है कि नहीं? तीनों का सम होता है कि नहीं है? तीनों का सम होता है। अब भाई ऊपर चलते हैं, जरा थोड़ा सा तुमको एक दर्शन करा दे फिर से। ये देखो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे सबसे अच्छा किसका होता है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसका होता है? इसका होता है, ठीक है। और एनर्जी रिक्वायर्ड मतलब बाहर से जो एनर्जी चाहिए, और सबसे कम किसका होता है? इसका होता है। सबसे कम किसका होता है? इसका होता है ना। और आयोनाइजेशन एंथैल्पी मैंने क्या बोला था? पॉजिटिव होता है, थर्मोडायनेमिक्स का एग्जांपल दे करके। तो ये सबसे कम पॉजिटिव किसका है इसमें? अगर अपन जाएंगे तो लीस्ट पॉजिटिव किसका है? लीस्ट पॉजिटिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी। मोस्ट पॉजिटिव जो है वो तुम्हारा है लिथियम का, और लीस्ट पॉजिटिव जो है वो है तुम्हारा सीजियम का, है ना। फ्रेंशियम का बोल सकते हैं, फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव है तो हटा दो उसको, फ्रेंशियम को कंसिडर मत करो, ठीक है। तो तुमको दिख रहा होगा कि सबसे ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू इसकी है, तो ओवरऑल इन सबको ऐड करेंगे, ठीक है। ओवरऑल सबको ऐड करेंगे तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव या लीस्ट नेगेटिव, मोस्ट पॉजिटिव या फिर लीस्ट नेगेटिव तो लिथियम का होना चाहिए। लेकिन ऑन द अदर हैंड मैंने क्या लिखा है? लीस्ट नेगेटिव, मोस्ट नेगेटिव और लीस्ट पॉजिटिव किसका है? ई माइनस किसका है? लिथियम का है। ये तो लॉजिक के परे हो गया ना, ये तो लॉजिक के परे हो गया, ये तो फक लॉजिक हो गया। लॉजिक बोल रहा है कि भाई तू सबसे ज्यादा मोस्ट पॉजिटिव है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉजिटिव ये है, तो हाईएस्ट पॉजिटिव या लीस्ट नेगेटिव होना चाहिए था लिथियम का। मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे? उल्टा लिख दिया कि नहीं? मोस्ट नेगेटिव एंड लीस्ट पॉजिटिव लिख दिया मैंने। क्यों भाई? क्यों भाई? क्योंकि ये मोस्ट नेगेटिव होता है लिथियम में, मोस्ट नेगेटिव जो है वो लिथियम का है, ठीक है। मोस्ट नेगेटिव लिथियम का है, यही रीजन है। अब ये तुम ये देखो,
मोस्ट पॉजिटिव को कंपनसेट कर रहा है मोस्ट 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 नेगेटिव। अब इन तीनों का जब तुम सम लोगे तो सबसे ज्यादा नेगेटिव लिथियम का आएगा। ये पॉजिटिव है, इसको कंपनसेट कर देगा ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। और ये तो खैर पॉजिटिव एनर्जी रिक्वायर्ड टू सप्लाई, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव को कंपनसेट ह्यूज 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 नेगेटिव हाइड्रोजन एंथैल्पी ऑफ लिथियम करके ओवरऑल इस तीनों टर्म को नेगेटिव बना देगा और मोस्ट नेगेटिव बना देगा लिथियम के लिए। तो लिथियम का मोस्ट नेगेटिव माइनस होगा यार, ड्यू टू रीजन बीइंग ड्यू टू मोस्ट नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी, ड्यू टू मोस्ट नेगेटिव hydration enthalpy which compensates more than for most positive ionization enthalpy and high sublimation enthalpy, ठीक है ना। ये देख लो, ये बात बोल रहा है वो। तो इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मोस्ट नेगेटिव है का मतलब ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हुआ कि नहीं। मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब है लिथियम इज, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट रेड्यूसिंग एजेंट। मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट रेड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट रेड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट रेड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। बात समझ में आ गई, ये बात है भाई। अब आगे चलते हैं। अब क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट पूरी तरीके से कि ये तीनों का क्या झोलझाल है, मतलब तीनों किस चीज के लिए मतलब बने हुए हैं, ठीक है। ओवरऑल समझ में आ गया, राइट। अब आगे देखते हैं, चलो ठीक है। विद द स्मॉल बारे में बता दिया और ये बता दिया। प्रॉब्लम 10.2 में आते हैं यार जरा, ठीक है, जरा आओ 10.2 की प्रॉब्लम देख रहे हैं, है ना। 10.2 क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है यार, क्लोरीन की दे रखी है +1.36, देख रहे हो। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बताओ। अब हमने क्या बोला था, जिसकी ज्यादा नेगेटिव होगी तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ज्यादा नेगेटिव E- है तो मोर तो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, राइट, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट मतलब खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा लेकिन दूसरे को रिड्यूस कर देगा वो, ठीक है। और ज्यादा पॉजिटिव E- है तो, ज्यादा पॉजिटिव E- है तो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब बात समझ में आ गई होगी, खुद रिड्यूस हो जाएगा लेकिन सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देगा यार, ठीक है। रिड्यूस होने का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिड्यूस होने का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीडाइज होने का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट मतलब सामने वाले को रिड्यूस कर रहा है और खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, खुद तो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, सामने वाले को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, सामने वाले को रिड्यूस कर दे रहा है। ये कौन करते हैं, एल्काली मेटल्स करेंगे। और ये हैलोजेंस क्या करेंगे, खुद इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, मतलब खुद तो रिड्यूस होंगे, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देंगे, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। समझ में आ गया एकदम, कंसेप्ट अब तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है, अब प्लस दे दिया, इसका भी प्लस दे दिया, इसका भी प्लस, इसका भी प्लस दे दिया, इसका माइनस दे दिया यार, इसका अच्छा सोडियम का भी माइनस दे दिया, ठीक है। अब बोल रहा है अरेंज द फॉलोइंग आयोनिक स्पीशीज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ। अब तुम मेरे को एक बात बताओ, सबसे अच्छा रिड्यूसिंग कौन सा है, जिसका सबसे नेगेटिव है, मोस्ट नेगेटिव E- मतलब हाई बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, ये लिखा ना, मोस्ट नेगेटिव E- इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है कि नहीं। ऊपर देख लो, ऊपर ही लिखा हूं मैं। और मोस्ट पॉजिटिव E- मतलब बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या वर्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट। मोस्ट पॉजिटिव E- मतलब वर्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट, वर्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट, या फिर कह लो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर, ठीक है। तो बेस्ट से वर्स्ट में अगर आएंगे रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ में तो क्या हो जाएगा, जो ज्यादा नेगेटिव है वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। तो ज्यादा नेगेटिव क्या है,
तुम्हारा, मुझे लग रहा है कि लिथियम है, तो लिथियम का सबसे बेस्ट हो जाएगा यार रेड्यूसिंग एजेंट के लिए। उसके बाद क्या आ जाएगा फिर नेगेटिव में, क्या है -2.71 सोडियम का, तो सोडियम आ गया उसके बाद रेड्यूसिंग। उसके बाद जो धीरे धीरे पॉजिटिव पॉजिटिव हो रहा है, तो इन पॉजिटिव में से सबसे छुटका सा कौन सा पॉजिटिव है, आयोडीन, तो फिर आयोडीन आ जाएगा। फिर उसके बाद तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा छोटा सा Ag है। फिर सबसे ज्यादा पॉजिटिव जो है वो वर्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट या बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वर्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट विल बी क्लोरीन। आ गया कि नहीं, देखो लिथियम इज ग्रेटर देन सोडियम इज ग्रेटर देन आयोडीन इज सिल्वर इज क्लोरीन, लिख दिया अपन, ठीक है। तो अब तो याद रहेगा एकदम, अभी एकदम कंसेप्ट क्लियर हो गया। मैंने बताया था कि बाद में बताऊंगा अभी इलेक्ट्रोपोटेंशियल के बारे में, तो अब बता दिया हमने। और इलेक्ट्रोपोटेंशियल किस किस चीज पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोपोटेंशियल इज डिपेंडिंग अपॉन थ्री थिंग्स एज वी हैव सीन ऊपर में, थ्री थिंग्स। पहला, सब्लाइम करने का जो एंथैल्पी, सब्लिमेशन एंथैल्पी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सब्लाइम, टू कन्वर्ट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस, ठीक है। दूसरा, ionization enthalpy, the energy required in gaseous state to ionize or to lose an electron is ionization enthalpy. तीसरा, hydration enthalpy, the energy required for gaseous ion to catch the moisture and become hydrated, this is hydration enthalpy. और energy required नहीं होगा, ये energy released होगा। इस केस में क्या होगा बाबू, इसमें energy release होगा, जो है ना ये नेगेटिव आएगा, since energy is released अपॉन हाइड्रेशन, इसको लिख लो, अपॉन हाइड्रेशन एनर्जी इज रिलीज टू सराउंडिंग्स। अब बताओ भाई, अब बताओ मेरे को एक बात, कि अगर सिस्टम, जो सिस्टम क्या है, यही आयन है, सिस्टम जो है ये सराउंडिंग्स को हीट दे रहा है, तो हीट क्या, क्यू की क्या वैल्यू होगी, नेगेटिव होगी पॉजिटिव होगी। अगर सिस्टम सराउंडिंग्स को दे रहा है तो आयु के हिसाब से नेगेटिव, इसलिए ये नेगेटिव, दिस नेगेटिव। और इस केस में एनर्जी इज रिक्वायर्ड बाय द सिस्टम, मतलब सराउंडिंग से सिस्टम में एनर्जी आएगी, तो ये सारे क्या होंगे यार, ये पॉजिटिव होंगे और ये पॉजिटिव होगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी एल्कलीज के केस में, ठीक है, ठीक है। तो इन तीनों का सम ओवरऑल, तीनों को ऐड करेंगे, इसको ऐड करो, फिर इस पॉजिटिव को ऐड करो और इस नेगेटिव को ऐड करोगे, तो ओवरऑल लिथियम का नेगेटिव आता है, और मोस्ट नेगेटिव आता है लिथियम का, इन तीनों में मोस्ट नेगेटिव आता है। ये इतना बड़ा नेगेटिव है लिथियम के केस में कि ये इन दोनों पॉजिटिव्स को मोर देन ओवर कंपनसेट करके इसके इमेज को मोस्ट नेगेटिव कर देता है, और सोडियम का ऑन द अदर हैंड लीस्ट नेगेटिव रहता है सोडियम का, ठीक है। So this is an anomaly कि hydration enthalpy of lithium is exceptionally huge, बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब सॉल्यूशंस इन लिक्विड अमोनिया जरा देखते हैं, सॉल्यूशंस इन लिक्विड अमोनिया, कैसे ये सॉल्यूशंस बनाते हैं लिक्विड अमोनिया में, ठीक है। लेट अस सी, द alkali metal dissolves in liquid ammonia giving deep blue solutions which are conducting in nature। क्या बोला उसने, लिक्विड अमोनिया में क्या करते हैं वो, लिक्विड अमोनिया के साथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, लिक्विड अमोनिया के साथ दे आर फॉर्मिंग बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। ये क्या बना रहे हैं, लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, वो एक ऐसा सोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, एक ऐसा आयोनिक और कोवैलेंट का कॉम्बिनेशन क्रिएट कर रहे हैं इस टाइप का। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, देखो एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, आप देख सकते हैं हमारे सामने, है ना, ठीक है। एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, और ये क्या कर क्या रहा है एग्जैक्टली, ये बेसिकली कर क्या रहा है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव कर क्या रहा है, ये दोनों आयोनिक हो गए, ठीक है, आयोनिक हो गए, और ये एक्वस सोल्यूशन में अलग अलग कलर शो कर रहे हैं, दे आर शोइंग अलग अलग कलर्स, व्हेन दे डिसॉल्व इन लिक्विड अमोनिया दे गिव डीप ब्लू सॉल्यूशंस, ठीक है। और दे आर कंडक्टिंग इन नेचर, कंडक्टिंग इन नेचर मतलब जो ये जो रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, ये जो रिएक्ट कर रहा है अमोनिया के साथ, तो ये कंडक्टिंग इन नेचर है, ये मतलब कि कायदे से, ये जो M तो मेटल है, M क्या है बेसिकली, एक तो मेटल है, ठीक है, ये NH3 है, NH3 मतलब मान लो कि X + Y NH3 मतलब टोटल कितना होगा, मान लो 1 + 2 NH3 है, फॉर एग्जाम्पल 3 NH3 है ना, फॉर एग्जाम्पल मान लो, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो, तो क्या एक NH3 के साथ ये रिएक्ट करके
एक पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है, और जो रिमेनिंग 2NH3 है वो एक नेगेटिव कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं किसके साथ? NH3 तो भाई खुद में NH3 क्या है? NH3 अपने आप में तो भैया न्यूट्रल है ना, और क्या है, ये गैस है, तो NH3 नेगेटिव नहीं हो सकता ना। ये M ने लूज कर दिया एक इलेक्ट्रॉन भाई साहब। M से जो एल्काली है, एल्काली मेटल है, इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और पॉजिटिव बन गया। अब ये जब ये पॉजिटिव बना M+, तो इसने एक NH3 के साथ रिएक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स बना लिया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना लिया, MNH3+। अब बच गए कितने? 3 NH3 थे, 2 बच गए, तो 2 NH3 जो बच गए, 2 NH3 जो बच गए, वो इलेक्ट्रॉन के साथ, एक सेकंड तुम लोग होल्ड करना, ठीक है, 2-4 मिनट के लिए होल्ड करना तू जरा। हेलो, ठीक है। तो अभी अपन क्या बता रहे थे कि जैसे 3 NH3 थे, ठीक है, 3 मॉलिक्यूल्स थे NH3 के, तो एक मॉलिक्यूल NH3 के साथ तो ये जो पॉजिटिव मेटल आयन है उसने एक पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स बना लिया। फिर एक बचा क्या है कि इलेक्ट्रॉन बच गया कि नहीं, ये तो इसने तो एक NH3 के साथ रिएक्ट कर लिया, बच गया 2 NH3, तो बच गया एक इलेक्ट्रॉन और 2 NH3 बच गया इसमें से, तो एक इलेक्ट्रॉन और 2 NH3 ने एक नेगेटिव कॉम्प्लेक्स बना लिया, ENH3 नेगेटिव। ठीक है, और ये दोनों पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स और नेगेटिव कॉम्प्लेक्स दोनों आयंस के फॉर्म में तैर रहे हैं एक्वा सोल्यूशन में, या एक्वा सोल्यूशन है अमोनिया के सोल्यूशन में, जो बोलना है बोलो, लिक्विड सोल्यूशन में। ठीक है, तो लिक्विड सोल्यूशन में फाइनली क्या बच गया तुम्हारा? MNH3। अच्छा, 2NH3 है, पहली बात तो ये है ना। तो MNH3 का जो पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है प्लस, ठीक है, ये लिक्विड स्टेट में है अमोनिया सोल्यूशन में, और ये जो एक इलेक्ट्रॉन और 2NH3 एक नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है जो कि लिक्विड में है। ठीक है ना। तो ये दोनों आपस में एक तरीके से मतलब कॉम्प्लेक्स जो है आयंस के फॉर्म में डिसॉल्व हो गए हैं उस सोल्यूशन में। तो आयंस के फॉर्म में डिसॉल्व हो गए हैं ना, कुछ इस टाइप का कुछ खेल है। अब मैंने हाइपोथेटिकली अज्यूम किया था कि जैसे 3 NH3 है तो उसमें से एक NH3 मेटल के साथ लग गया और 2 NH3 जो इधर है, लेकिन इन्होंने इक्वेशन में क्या दे रखा है
M जो है वो रिएक्ट किसके साथ कर रहा है, X प्लस वाई NH3। तो X प्लस वाई NH3 में से X NH3 के साथ तो ये M प्लस जो है वो X टाइम्स NH3 के साथ रिएक्ट करके एक पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स बना देगा, और जो रिमेनिंग YNH3 जो बच गया वो एकमात्र इलेक्ट्रॉन जो लूज हो रहा था उसके साथ रिएक्ट करके एक नेगेटिव कॉम्प्लेक्स बना देगा। कुछ इस टाइप का केस है ना। तो अब तो तुमको क्लैरिटी होगी ना ये क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है। और ये ब्लू कलर ऑफ द सोल्यूशन क्यों, तो पहली बात तो ये क्वेश्चन नंबर क्या है यार ये, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 लिखो तो पहले ये ब्लू सोल्यूशन दे देता है, डीप ब्लू कलर का होता है ये, है ना। और विच आर कंडक्टिंग इन नेचर, कंडक्टिंग क्योंकि आयंस के फॉर्म में है ना यार, ये दोनों आयंस है इसलिए तो कंडक्टिंग इन नेचर होंगे, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग होंगे, कंडक्टिंग इन नेचर। जहां पे आयन है वो तो कंडक्ट ही करेगा ना, ठीक है। उसके बाद अब आगे क्या दिखा रहा है, द सॉल्यूशंस आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर एंड स्टैंडिंग स्लोली लिबरेट हाइड्रोजन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अमाइड। अब ये सॉल्यूशन क्या है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। तो ये जो सॉल्यूशन है ना, ये जो सॉल्यूशन आया था, ठीक है, दिस इज बेसिकली पैरामैग्नेटिक इन नेचर, पैरामैग्नेटिक। अब पैरामैग्नेटिक इन नेचर क्यों होता है, बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब ये पैरामैग्नेटिज्म क्या है भाई, क्या है ये, थोड़ा सा मैंने हिंट तुम लोगों को दिया था डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक का जब हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, थोड़ा बहुत हिंट दिया था मैंने इस चीज के बारे में, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा एग्जैक्ट जो है, देखो मैग्नेटिज्म जो है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर जो 12th क्लास की फिजिक्स की टॉपिक है ना, उसमें ये चीजें बहुत एक्सटेंसिवली डिस्कस्ड है, ठीक है। तो अभी के लिए उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, अभी मैं तुमको खाली थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। तो मैग्नेटिज्म 3-4 टाइप में हो सकती है, एक होता है डायामैग्नेटिक, ठीक है, फिर तुम्हारा होता है पैरामैग्नेटिक, फिर तुम्हारा होता है फेर्रीमैग्नेटिक, फिर होता है फेर्रोमैग्नेटिक, फेर्रोमैग्नेटिक, फिर एक होता है एंटी फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक। एंटी फेरी मैग्नेटिक भी होता है बट वो कम होता है, मेनली ये 5 टाइप के होते हैं, ठीक है। डायामैग्नेटिक का मतलब है कि जब इसमें तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड लगेगा तो ये एक्सटर्नल, पहली बात तो इसमें इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड तो है ही नहीं। दूसरी बात, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होगा, तब ये रिएक्ट नहीं करेगा, इट विल नॉट अलाइन, इट विल नॉट अलाइन विद द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये रिएक्ट नहीं करेगा, वो मैग्नेटिक नहीं होगा, वो मैग्नेटिज्म शो नहीं करेगा, इट वोंट शो मैग्नेटिज्म, इट विल नॉट अलाइन, मतलब इट वोंट शो मच ऑफ मैग्नेटिज्म, शो मैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिक में क्या है, इसमें भी इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड नियरली इक्वल टू 0 होता है, या थोड़ा सा ज्यादा होता है, 0 नहीं होता, थोड़ा सा पॉजिटिव होता है, बट व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड गिवन, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब दोगे तुम इसमें, गिवन व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड गिवन, it will start showing magnetism, it will start showing magnetism। अब भाई ये पैरामैग्नेटिक समझ में आ गया। तो पैरामैग्नेटिक है कि मतलब जब तुमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दी ना, तो ये जो एक्वस आयन था, ये जो एक्वस सॉल्यूशन था, ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी शो करने लग जाएगा। अब वो क्यों करेगा वो किसी ने नहीं पूछा, वो क्यों करेगा, पैरामैग्नेटिक तो है, क्यों है, तो डायमैग्नेटिक में नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जाओगे, जब ऑर्बिटल्स वगैरह में जाओगे देखोगे, तो इसके डी ऑर्बिटल्स में या इसके एफ ऑर्बिटल में या फिर इसके पी ऑर्बिटल में जो तुम्हारे ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे, सारे पेयर होंगे, सारे के सारे पेयर्ड मिलेंगे तुमको। और पैरामैग्नेटिक में क्या होगा ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस होगी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट,
एग्जाम्पल मान लो एक डी सबशेल ले लिया, 3D सबशेल, 1 2 3 4 5। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कैसे रहेंगे, जैसे 1 2 3 4, बाकी 3 अनपेड है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इस टाइप का मान लो केस हो गया ये ना। तो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो पैरामैग्नेटिक नेचर शो करेगा, इस टाइप से है कुछ। ठीक है, अब तुम ये बोलोगे कि सर अनपेड इलेक्ट्रॉन और मैग्नेटिज्म का क्या रिलेशन है, तो मैं तुमको ये बता दूं कि सारे इलेक्ट्रॉन के पास एक मैग्नेटिक मोमेंटम होता है अपना। ठीक है, दो तीन टाइप के मोमेंटम बताया था ना, एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताया था, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और स्पिन क्वांटम नंबर जो है इलेक्ट्रॉन का अपना स्पिन मोमेंटम होता है। ठीक है, स्पिन मोमेंटम, जब वो स्पिन करता है तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के स्पिन करने से एक मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होता है, मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब स्पिन करता है, स्पिन एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन स्पिन नहीं करता, बस इसमें एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है, इसके स्पिन का एक मोमेंट होता है, मतलब टेंडेंसी होती है स्पिन करने की। ठीक है, उसके वजह से क्या होता है ना, मैग्नेटिज्म क्रिएट हो जाता है। तो जहां जहां अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, अब तुम बोलोगे कि सर फिर जब सारे इलेक्ट्रॉन में तो दो दो इलेक्ट्रॉन के, जब जहां जहां दो दो इलेक्ट्रॉन है पेयर्ड है, तो वो भी तो स्पिन कर रहे हैं ना सर, तो उस केस में मैग्नेटिक मोमेंट कैसे कैंसल आउट हो जा रहा है, उसमें मैग्नेटिज्म क्यों कैंसल आउट हो जा रहा है। तुम ये देखो ना, एक एक अप स्पिन कर रहा है, दूसरा डाउन स्पिन कर रहा है ना, तो ओवरऑल स्पिन तो जीरो हो जाएगा, नेट स्पिन कितना हो गया, नेट स्पिन कितना हो गया, जीरो। तो फिर मैग्नेटिक मोमेंट निकलेगा, जब स्पिन नेट स्पिन की टेंडेंसी जीरो है तो मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा कि नहीं, जीरो हो जाएगा ना। जब स्पिन करने की टेंडेंसी नहीं है तो क्या मैग्नेटिज्म जनरेट होगा। अब यही स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम लिख लो। ठीक है, जो कि मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट कर रहा है, इसके बारे में हम लोग इसको भी 12th में पढ़ेंगे। ठीक है, बट मैंने ये बता दिया कि जहां जहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, वहां वहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या हो जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एक या फिर अप स्पिन करने की टेंडेंसी होगी या फिर डाउन स्पिन करने की टेंडेंसी होगी। उस स्पिन की टेंडेंसी की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होगा, मैग्नेटिज्म जनरेट होगा। ठीक है, इनहेरेंट मैग्नेटिज्म, इसी को बोलते हैं हम लोग पैरामैग्नेटिज्म। ठीक है, और डायमैग्नेटिक कहां पे, जहां पे ऑल फील्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब कंप्लीटली फील्ड, ऑल पेयर्ड। तो भाई साहब जहां इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अप स्पिन भी है और डाउन स्पिन भी है, सारे के सारे पेयर्ड में है, ये अप स्पिन कर रहा है, डाउन स्पिन कर रहा है, नेट स्पिन कितना हो गया, जीरो। एज अ होल नेट स्पिन कितना हुआ, जीरो। तो जहां पे नेट टेंडेंसी ऑफ स्पिनिंग जीरो है, वहां पे मैग्नेटिज्म आ ही नहीं सकता। मैग्नेटिज्म तो तभी जनरेट होगा ना जब इलेक्ट्रॉन स्पिन होगा, तभी तो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, तब नहीं तो कहां से आएगा। ठीक है, अब इसकी एग्जैक्ट जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस या फिर इसकी एग्जैक्ट जो फॉर्मूला है वो 12th में पढ़ेंगे। ठीक है, अब तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अब ये क्या बोल रहा है कि ये जब एक्वस सोल्यूशन फॉर्म में था, ठीक है, जब ये एक्वस सोल्यूशन फॉर्म में था, तब तो भाई साहब जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव कॉम्प्लेक्सेस बने थे आयंस, तब इनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस केस में ये जो M+ था, तब इसमें M+ के केस में अनपेड इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, ये ऐसा बोलना चाह रहा है, या फिर इस कॉम्प्लेक्स में अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, तब ये पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव कर रहा था। अब जब ये क्या हुआ, जब इसने फाइनली, ठीक है, स्लोली लिबरेट कर दिया हाइड्रोजन और अमाइड बन गया, अब ये डायमैग्नेटिक बन गया। अब इसने जब इसने हाइड्रोजन लूज कर दिया, ठीक है, इस NH3 के साथ फर्दर रिएक्ट करके, ठीक है, इसने जब अमाइड बना दिया, ठीक है, अब ये क्या था, M+NH3 था, M+NH3 था, या फिर MNH3+ था, MNH3 XNH3 लिख सकते हैं अपन ऐसे, है ना, प्लस था। इसने फर्दर क्या किया, कुछ टाइम धीरे करके कुछ अमाउंट ऑफ YNH3 या ZNH3 के साथ इसने रिएक्ट कर लिया, और इसने क्या बना लिया ना, MNH2 बना लिया यार, MNH2 बना लिया। बाकी इसने हाइड्रोजन लिबरेट कर दिया, हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर दिया। ठीक है, तो ये बन गया एमाइड। ठीक है, अब ये जब MNH2 जब बना, तो ये है भाई साहब, इसमें ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। इसका मतलब ये क्या है, डायमैग्नेटिक। मतलब तो भाई साहब ये तो रिएक्ट करेगा ही नहीं, अगर तुमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी दिया तो इसमें मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट नहीं करेगा, ये अपने इसकी पोलैरिटी
अलाइन नहीं करेगी एक्सटर्नल मैग्नेटिज्म के साथ, मतलब एक्सटर्नल मैग्नेट विल बी अनअफेक्टेड ऑन दिस। तुमने मैग्नेट लगा दिया, फॉर एग्जांपल ये मोबाइल है ना, अगर ये तो मेटालिक का बना होता है ना, तो ये एक तुम्हारा जैसे कि मान लो ये है, ये भी मेटल का बना है ना, तो ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा अगर ये जरा सा भी इसमें मैग्नेटिक कैरेक्टर होती तो, अगर ये मेटालिक होता तो, ठीक है। लेकिन जैसे कि ये है, ठीक है, ये वाला और ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिए, देख लो, है ना। लेकिन अभी ये इसको नहीं अट्रैक्ट कर रहा है। क्यों नहीं अट्रैक्ट कर रहा है ये? क्योंकि ये प्लास्टिक का बना है। अगर ये मेटल का बना होता तो अट्रैक्ट करता ना ये, ठीक है। तो तुम ये समझो कि जो पैरामैग्नेटिक होगा उसमें मैग्नेटिक मोमेंट होगा, वो अट्रैक्ट कर पाएगा। लेकिन जो डायमैग्नेटिक है उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दो, ये एक्सटर्नल मैग्नेट है मान लो, तुमने दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है इसको, तो ये डायमैग्नेटिक की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है ना। ये अब आगे बढ़ते हैं इसमें। तो इन एक्वस सॉल्यूशन, ये इन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन द ब्लू कलर चेंजेस टू ब्रॉन्ज कलर एंड बिकम्स डायमैग्नेटिक, है कि नहीं। तो ये कौन से कलर का था यार? ये ब्लू कलर का था, ये कलर ये ब्लू कलर का था यार, और डीप ब्लू कलर था, है कि नहीं। अब ये कौन से कलर में कन्वर्ट हो गया? ब्रॉन्ज कलर में। तो ब्रॉन्ज कलर कहां पर है समझ लो यार, अपने हिसाब से मैं लिख देता हूं उसमें, ब्रॉन्ज कलर है ना। डीप ब्लू कलर से ये ब्रॉन्ज कलर में कन्वर्ट हो गया, और ये डायमैग्नेटिक भी हो गया, है ना। मतलब फुल्ली पेयर्ड इलेक्ट्रॉन से डायमैग्नेटिक बन गया और ब्रॉन्ज कलर का हो गया डीप ब्लू कलर से, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। दिस रिएक्शन इज बेसिकली क्वेश्चन नंबर 6, दिस फॉर यू टू अंडरस्टैंड, राइट। अब इसके आगे देखते हैं यूजेस के बारे में, थोड़ा सा यूजेस वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है। देखते हैं यूजेस। लिथियम मेटल के यूजेस देखो। लिथियम मेटल इज यूज्ड टू मेक यूजफुल टॉयज, फॉर एग्जांपल विथ लीड, ठीक है, फॉर एग्जांपल विथ लीड टू मेक व्हाइट मेटल बेयरिंग्स फॉर मोटर इंजन्स। अब क्या क्या है, मोटर के इंजन में काम करते हैं, ठीक है। अलॉयज वगैरह बनाते हैं। विथ एल्यूमिनियम टू मेक एयरक्राफ्ट पार्ट्स। अब ये एलॉयज जो है ना, अगर एल्यूमिनियम के साथ मिक्स कर रहे हैं, इनके एल्काली मेटल्स के एलॉयज बना रहे हो तुम, किसके साथ? एल्यूमिनियम के साथ, तो एयरक्राफ्ट के पार्ट्स बनाता है, ठीक है। अगर तुम लीड के साथ बनाते हो तो मोटर के इंजन्स बनाते हैं, ठीक है। फिर मैग्नीशियम के साथ बनाते हो तो आर्मर प्लेट्स बनाता है। आर्मर प्लेट्स मतलब जो युद्ध में लड़े जाते थे। इट इज यूज्ड इन थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस। एल्काली मेटल्स को थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन में यूज कर सकते हो आप, ठीक है। लिथियम इज यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। तो लिथियम किसके लिए काम आता है? बैटरी या फिर सेल्स। एक इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। लिथियम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स या बैटरी बनाता है। कोई भी तुम देखोगे ना आजकल के टाइम में, जो सबसे एडवांस्ड और सबसे ज्यादा जिसको अपन बोलते हैं ना हाईली एफिशिएंट, कम पावर लेता है और ज्यादा आउटपुट देने वाली जो है ना, लिथियम कैडमियम बैटरीज, LICD बैटरीज, तुमने सुना होगा, लिथियम बैटरीज, लिथियम आयन बैटरीज। तो लिथियम इज यूज्ड टू मेक बैटरीज। सोडियम इज यूज्ड टू मेक NaPb alloy, यूज्ड टू मेक PbEt, एंड ये कुछ प्रेशियस मतलब कंपाउंड्स हैं जो कि मतलब आपको अलग अलग टाइप के चीजों में यूजफुल रह सकती है, फिर कभी ज्वेलरी के टाइप के डेकोरेशन के लिए यूजफुल हो सकता है, फिर किसी और पर्पस के लिए। फिर ठीक है, दीज ऑर्गेनोलेड कंपाउंड्स, पहले क्या होता था ना, ये जो बनाता था ना PbMe4 और PbEt4, ये क्या करते थे ना, इनको पेट्रोल में डाला जाता था, ठीक है, एज एंटी नॉक एडिटिव्स। लेकिन अब क्या कर दिया ना, पेट्रोल को लीड फ्री बना दिया गया है, तो अब उसका कोई काम नहीं है, इसको याद करने की आपको जरूरत नहीं है, इसको छोड़ भी सकते हो, ठीक है ना। फिर क्या बोल रहा है, लिक्विड सोडियम मेटल इज यूज्ड एज कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स, ठीक है ना। तो सोडियम जो लिक्विड है, इट इज यूज्ड एज कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज यूज्ड एज कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्शंस? ये क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा आपका इस पेज का। तो दिस आंसर, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, सोडियम के अलावा भी कूलेंट्स होते हैं, बट इट इज वन ऑफ द पोटेंशियल कैंडिडेट्स एज अ कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्शंस। इन न्यूक्लियर रिएक्शंस किसमें होता है? न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर होता है। उससे क्या होगा? न्यूक्लियर रिएक्शन क्यों कराना? बम बनाने के लिए? सिर्फ बम बनाना है क्या? नहीं, न्यूक्लियर फिशन हम लोग कराते हैं, क्यों? जो तुमने सुना होगा नाम, ठीक है, न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NPCIL, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। ये क्या बनाता है? बिजली बनाता है, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाता है?
कोयला पिघला के? नहीं, वो तो कोल इंडिया लिमिटेड करता है। तो हाइड्रोस्टैटिक्स है, वो तो एनटीपीसी करता है, ठीक है? नहीं, वो करता है न्यूक्लियर रिएक्शन से, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन कराता है। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन मतलब एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट को वो उसमें न्यूक्लियर रिएक्शन कराता है, उसको रेडिएशन फैलाने देता है, उसके प्रोटॉन्स को डिसइंटीग्रेट करने देता है, और उसमें जितने ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो निकलती है उसको वो टरबाइन को रोटेट करने में यूज करता है, उस एनर्जी को चैनलाइज करके। टरबाइन के रोटेशन से हम लोग पढ़ेंगे आगे, और 10th में भी तुमने पढ़ा था, जब जब टरबाइन रोटेट करता है तो क्या प्रोड्यूस होता है? बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? तो ये काम होता है तुम्हारा। और इसका कूलेंट, उसमें क्या क्या होता है? एक मॉडरेटर लगा रहता है, ये भी तुम पढ़ोगे अभी 12th में, जब तुम्हारा मॉडर्न फिजिक्स का जो चैप्टर है। तो एज यू कैन सी कि लॉट मेनी ऑफ योर केमिस्ट्री चैप्टर्स आर कवर्ड इन फिजिक्स ओनली। फिजिक्स में तुमको, मॉडर्न फिजिक्स में पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर भी पढ़ने को मिलेगा, और ये न्यूक्लियर रिएक्शन वाला भी पूरा पढ़ने को मिलेगा। तो उसमें तुमको ब्रीडर, रिएक्टर, कूलेंट, इन सब के बारे में जानने को मिलेगा, ठीक है? बहरहाल अभी देखते हैं। पोटेशियम हैज अ वाइटल रोल इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स। पोटेशियम क्लोराइड इज यूज्ड एज फर्टिलाइजर। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, ठीक है? लिख लो, NaOH जो है सोप के मैन्युफैक्चर के लिए यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस पेज, ठीक है? इट इज ऑल्सो यूज्ड एज एक्सीलेंट एब्जॉर्बेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। छोड़ दो इसको, एक्सीलेंट एब्जॉर्बेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पोटेशियम है, ठीक है? उसके बाद सीजियम इज यूज्ड इन डिवाइसिंग फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स। सीजियम जो है, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स के लिए यूज होता है। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हो, ठीक है? मैंने कल की क्लास में बताया था ना कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है, क्यों होता है? सीजियम फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में क्यों यूज होता है? लिख लो, लिखना है तो। सीजियम फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स, सीजियम इज यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स, राइट? अब ये क्यों यूज होता है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानना चाहते हैं। अगर जानना चाहोगे तो बता दूंगा, नहीं तो फिर कभी बाद में बता दूंगा मैं, ठीक है? थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, बाकी एग्जैक्ट तुमको मैथमेटिकल एनालिसिस करनी है वो भी बता दूंगा बाद में कभी, ठीक है? तो सीजियम क्या करता है, देखो, व्हाट डज एग्जैक्टली सीजियम डू, ठीक है, राइट? जब सीजियम मेटल में, ये प्रोटॉन है, अब ये सीजियम, पहले मैं पूरा एटम ड्रॉ कर देता हूँ, है ना? इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो तुमने जब लाइट फेंका ना, इसमें लाइट फेंका, लाइट मतलब क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही तो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, जिसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो विजिबल लाइट रीजन में आती है। इसकी जो वेवलेंथ या फिर जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो विजिबल रेंज में आती है। फ्रीक्वेंसी लाइज इन द विजिबल रेंज, इसीलिए इसको लाइट बोलते हैं। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को हम लोग लाइट बोलेंगे। लाइट इज नथिंग बट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव of which lies in the frequency of the visible region. Visible region means तुमको पता है 4000 से 8000 नैनोमीटर के आसपास रहता है शायद, है ना? तो जब तुमने इस पे लाइट फेंका तो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है बाहर, है ना? और ये सीजियम आयन बन जाता है ना? तो जिसने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज मतलब अब फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, और जहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वहां पे क्या होता है भाई? फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है कि नहीं? तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब वो फोटो इलेक्ट्रिक सेल बन गया कि नहीं? दैट हैज बिकम अ फोटो इलेक्ट्रिक सेल। फोटो इलेक्ट्रिक सेल का मतलब क्या होता है? जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में हेल्प करेगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल के लिए अच्छा दावेदार है कि नहीं सीजियम? बिल्कुल है, क्योंकि वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे सिस्टम में। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को फ्लो होगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वहाँ इलेक्ट्रिसिटी होती है, ठीक है? अब आगे चलते हैं। एक सेकंड, जो एक मिनट रुकना। ठीक है, चलो। अब उसके बाद है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ एल्कली मेटल्स, ठीक है? अब क्या बोल रहा है ये? इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? ऑल द कंपाउंड्स ऑफ एल्कली मेटल्स आर जनरली आयोनिक इन नेचर होते हैं, और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सम ऑफ द कंपाउंड्स आर डिस्कस्ड हियर। अब देखते हैं कुछ कंपाउंड्स इनके डिस्कस करते हैं।
एक सेकंड रुकना। एक मिनट। ठीक है ना, थोड़ा सा आज लंबी क्लास चलेगी तो तुम थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रह लो। मैं 5 मिनट का भी ब्रेक दे दूंगा 10 मिनट बाद, ठीक है, थोड़ा 5 मिनट का ब्रेक दे दूंगा। अभी हम लोग आधा घंटा और क्लास चलेगी हमारी, ठीक है ना, आधा घंटे अप्रोक्सीमेटली, हाफ एन आवर की एक्स्ट्रा क्लास थोड़ी चलेगी यार, ठीक है। चलो ठीक है, अभी मैं 5-10 मिनट में 5 मिनट का ब्रेक दे दूंगा, थोड़ा सा तुम लोग अपना फ्रेश हो सकते हो। चलो ठीक है ना। तो पहला है तुम्हारा ये, इनके कंपाउंड्स क्या क्या हो सकते हैं? ऑक्साइड हो सकते हैं, कार्बोनेट्स हो सकते हैं, हाइड्रोक्साइड्स हो सकते हैं, क्लोराइड्स हो सकते हैं, फ्लोराइड्स हो सकते हैं। हेलाइड्स मतलब बेसिकली, हेलाइड का मतलब क्या हो जाएगा? फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, ये सारे हेलाइड्स हो गए। हेलोजेंस में ये चारों आते हैं बेसिकली, ठीक है। फिर तुम्हारे इसके ऑक्साइड्स हो सकते हैं, ऑक्साइड्स के साथ फिर हाइड्रोक्साइड्स हो जाएंगे, फिर ऑक्सो एसिड्स होते हैं। ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं उसके बारे में बताऊंगा अभी। फिर उसके कार्बोनेट्स हो सकते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हो सकते हैं। तो आप लोग के ना सिलेबस में क्या क्या नहीं है वो मैं बता देता हूँ। आप लोग के सिलेबस में तुम्हारे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं है, सोडियम कार्बोनेट नहीं है और सोडियम क्लोराइड नहीं है, ठीक है, ये सारी चीजें नहीं है। और बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम भी नहीं है। तो तुम लोगों को इस एल्काली मेटल्स मतलब ग्रुप 1 में अभी कितना पढ़ना है, बस यहीं तक पढ़ना है तुमको। क्या क्या टॉपिक अभी बच गए हैं? एक तुम्हारा टॉपिक बच गया ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, ये तो तुमको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा हैलाइड का इंट्रोडक्शन, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। और अपना सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स, ये पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। ये 3 चीजें अपने को करनी ही करनी है, ठीक है। उसके बाद एक तुमको एनोमोलस प्रॉपर्टीज है, ये एनोमोलस प्रॉपर्टीज हम लोग कल से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्या क्या है, एनोमोलस प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम करना ही करना। मैंने बोला था ना एनोमोलस बिहेवियर शो करता है, और लिथियम मैग्नीशियम के साथ, जो कि ग्रुप 1 में कौन है, ये कौन है सबसे अच्छा, ठीक है। लिथियम इज रिलेटेड टू बेरिलियम, सॉरी दिस लिथियम इज रिलेटेड टू मैग्नीशियम, है ना, डायगोनल रिलेशनशिप। एंड बेरिलियम इज रिलेटेड टू एल्यूमिनियम, डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है, ठीक है कि नहीं। ये डायगोनल रिलेशनशिप की वजह से एनोमलस बिहेवियर आता है। तो वही हम लोग देखेंगे, पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटीज बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम एंड पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस ऑफ लिथियम फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एल्काली मेटल्स, ठीक है। ये दिस विल बी स्टडिंग इन नेक्स्ट क्लास। अभी तक तो हम इस पेज को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलो ऑक्सो एसिड्स तक कर लेते हैं, उसके बाद में 2-4 मिनट का तुम लोग को ब्रेक दे दूंगा। ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स, ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स थोड़ा सा देख लेते हैं। ऑन कंबशन इन एक्सेस ऑफ एयर, लिथियम फॉर्म्स मेनली क्या बनाता है? ऑक्साइड। मैंने बताया ना लिथियम ऑक्साइड बनाता है, सोडियम परऑक्साइड बनाता है, और बाकी क्या बनाते हैं? सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, रिड्यूबियम, सीजियम और पोटेशियम। बताया था कि नहीं? बता दिया। देखो सोडियम फॉर्म्स द परऑक्साइड एंड सम सुपर ऑक्साइड, बहुत रेयर केसेस में सुपर ऑक्साइड भी बनाता है, और पोटेशियम, रिड्यूबियम, सोडियम तो सुपर ऑक्साइड ही बनाता है ना। अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशंस प्योर कंपाउंड्स लाइक M2O, M2O2 एंड MO2 में बी प्रिपेयर्ड, ठीक है, इसको अपन प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। द इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ peroxide और सुपर ऑक्साइड एज द साइज ऑफ द मेटल इंक्रीजेस इज ड्यू टू, अब देखते हैं, देखो 2-3 चीजें हैं। पहली बात तो हम लोग पूरा लिखेंगे इसमें अभी, है ना। चलो आओ और लिखते हैं हम लोग अभी, ठीक है। लिथियम क्या बना रहा है ऑक्सीजन के साथ? ऑक्साइड, ऑक्साइड। सोडियम क्या बना रहा है ऑक्सीजन के साथ? परऑक्साइड। या फिर कुछ कुछ केसेस में सुपर ऑक्साइड भी बना रहा है, लेकिन ये रेयरली बना रहा है, रेयरली, है ना। बाकी पोटेशियम, रेडियम और सीजियम जो है, ये जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं। ये बात तो अपने को क्लियर है कि नहीं? ये बात तो हमको 100% पता है, राइट।
तो भाई साहब ये बोल रहा है, ये तो क्लियर है ना, ये बात हमको पता है, लेकिन इसमें क्या है, ये ऑक्साइड या परऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड की स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है, इसके लिए है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3, इस पेज का क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोल रहा है, एज वी गो डाउन द ग्रुप, ठीक है, द स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड इंक्रीजेस, द इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी, ठीक है, इज ड्यू टू, अब ये देखो कि एज वी गो डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड और परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड इंक्रीजेस, एज वी go down the group 1, stability of oxide या peroxide, जो कि ये लोग तो बनाते ही नहीं है नीचे वाले, मेनली सुपर ऑक्साइड बनाते, तो स्टेबिलिटी ऑफ सुपर ऑक्साइड इंक्रीजेस, ये ज्यादा स्टेबल होता है, मतलब कि ये ज्यादा स्टेबल रहेंगे, मोर स्टेबल, दीज विल बी मोस्ट स्टेबल, एंड ये जो है ये लेस स्टेबल रहेंगे यार, है ना। अब ये क्यों है, ये तो इन्होंने बोल दिया। अब रीजन भी, रीजन क्या है, इज ड्यू टू द स्टेबलाइजेशन ऑफ लार्ज एनायंस बाय द लार्जर कैटायंस थ्रू द लैटिस एनर्जी इफेक्ट्स। ठीक है, क्या बोला वो, क्या बोला वो, ठीक है। ऑक्सीजन क्या है, देख लो, ऑक्सीजन जब बनता है ना, जैसे मान लो र्यूडीबियम है, पोटेशियम है, र्यूडीबियम है और सीजियम है, ठीक है, फिर ऑक्सीजन है ना, दो ऑक्सीजन, कुछ तो चल रहा है, दो ऑक्सीजन, है ना। ये क्या है, ये ऑक्साइड जो है ना, ये जो ऑक्साइड आयंस होते हैं ना, बेसिकली लार्ज आयंस है, ठीक है। और ये क्या है, जैसे ऊपर से नीचे अपन जाते हैं तो साइज इंक्रीजेस, ठीक है, ये लार्ज कैटायंस है और ये लार्ज एनायंस है, तो बड़ा और बड़ा जब दोनों आपस में आ जाएगा ना, तो भाई साहब इन दोनों के जब ये अच्छे से आ जाएगा ना, तो इन दोनों की लैटिस जो है ना, लैटिस ज्यादा अच्छी बनेगी, बेटर लैटिस फॉर्म्स, बेटर स्ट्रक्चर ऑफ लैटिस फॉर्म्स, ठीक है। एक छोटा और एक बड़ा, तुम समझ रहे हो, जैसे तुम समझो कि सिमेट्री किसमें ज्यादा रहेगी, एक छोटा कैटायन और एक बड़ा, इसकी सिमेट्री ज्यादा अच्छी रहेगी क्या, कि इन दोनों की जो बराबर साइज के, इन दोनों की अच्छी रहेगी, है कि नहीं, तुम बताओ ज्यादा किसकी अच्छी रहेगी, ठीक है। इसकी सिमेट्री, इसके बगल में छोटा सा एक कैटायन है, ठीक है, इसकी सिमेट्री अच्छी रहेगी कि इसकी ज्यादा अच्छी रहेगी, ये ज्यादा अच्छा लैटिस बनाएगा, तो इसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा किसकी रहेगी, हाई लैटिस एनर्जी, तो जिसकी ज्यादा अच्छी लैटिस बनेगी, जिसकी ज्यादा अच्छी ज्योमेट्री होगी, वही तो ज्यादा स्टेबल रहेगा ना, दैट विल बी मोर स्टेबल, ठीक है कि नहीं। अब समझ में आ गया रीजन। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई, जैसे अपन नीचे जा रहे हैं तो स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स आर स्टेबल, लार्ज कैटायंस, लार्ज एनायंस, बेटर लैटिस, मोर लैटिस एनर्जी, मोर स्टेबिलिटी, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, इसके बाद फिर द ऑक्साइड्स आर इजीली, ठीक है, द ऑक्साइड्स आर इजीली हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर, तो ये जो ऑक्साइड्स है ना, ये आराम से वाटर के साथ रिएक्शन करके ना हाइड्रोक्साइड्स बना देते हैं, ये हाइड्रोक्साइड्स बना देते हैं, ठीक है। और वो हाइड्रोक्साइड भी आयोनिक नेचर के होते हैं, वो हाइड्रोक्साइड्स भी आयोनिक नेचर के होते हैं और पानी में तब्दील हो जाएंगे, जैसे कि तीनों केसेस है जो हमने देखा ना, M2O मतलब लिथियम ऑक्साइड है, जैसे लिथियम ऑक्साइड को तुम पानी में जब मिलाओगे, तो जब पानी में मिला दोगे तो क्या बना देता है, Li प्लस OH माइनस प्लस H2O रिलीज कर देगा, है कि नहीं, H2O, Li प्लस या OH माइनस ही रह जाएगा, इस केस में H2O रिलीज नहीं होगा, ठीक है, कुछ इस टाइप का हो गया, ठीक है।
उसके बाद अभी क्या होगा, ये 2Li+ हो जाएगा और तुम्हारा हाँ, और ये 2OH- बन जाएगा, कुछ इस टाइप का आ जाएगा यार। तो लिथियम के साथ तो ऐसा हो गया। परऑक्साइड्स के केस में क्या होगा, देखो परऑक्साइड जब पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है तो MOH- और H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड रिलीज हो रहा है। जैसे कि सोडियम है ना, सोडियम तो परऑक्साइड बनाता है, तो वो पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, Na+ OH- यही बनाएगा ना, प्लस H2O2 रिलीज कर देगा यार। ये H2O2 रिलीज करेगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड है ये बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है, हम लोग कभी इसको पढ़ेंगे। हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये हाइड्रोजन चैप्टर में भी हम लोगों ने एक टॉपिक था जो कि उतना डिटेल में तुम लोगों के सिलेबस में उतना नहीं था, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, अब तीसरा क्या है, जो र्यूडियम, सीजियम और ये जो सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, तो ये हाइड्रोजन परऑक्साइड भी रिलीज करेगा, ऑक्सीजन भी रिलीज करेगा, और ये तो अपना तो बनेगा, जैसे कि आरबी है, पोटेशियम है या सीजियम है। तो जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे ना, इनके ऑक्साइड्स के सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं, तो इसमें तुम्हारा पोटेशियम सुपर ऑक्साइड भी हो गया, फिर र्यूडियम सुपर ऑक्साइड भी हो गया, और सीजियम सुपर ऑक्साइड भी हो गया। जब ये तीनों जब पानी के साथ रिएक्ट करेंगे, जब ये तीनों पानी के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बनाएंगे यार, ये K++OH- मतलब KOH हाइड्रोक्साइड्स बना लेंगे। ठीक है, ये भी Rb++OH- बना देंगे, इरिडियम हाइड्रोक्साइड, और ये भी सीजियम हाइड्रोक्साइड बना देंगे, और ये क्या हो जाएगा, ये H2O2 और ऑक्सीजन भी रिलीज करवा देंगे, ये H2O2 और ऑक्सीजन भी रिलीज करवा देंगे, ये H2O2 और ऑक्सीजन भी रिलीज करवा देंगे। ठीक है, ये रिएक्शन याद रहना चाहिए। ठीक है, और याद रह सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो ऐसे कर लो, ये तुम्हारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 इस पेज का। ठीक है, उसके बाद द ऑक्साइड्स एंड द peroxides are colorless when pure, but the superoxides are yellow and orange in color. The superoxides are paramagnetic in nature. Sodium peroxide is widely used as an oxidizing agent in inorganic chemistry. जरा लिखो तो क्वेश्चन नंबर 5। तो सुपर ऑक्साइड्स क्या है, जो सुपर ऑक्साइड्स बन रहे थे ये सारे, ठीक है, येलो कलर के होते हैं पहले तो, येलोइश, पहली बात। दूसरा पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं, पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। ठीक है ना, पहले तो येलो कलर के होते हैं, दूसरे पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। ठीक है कि नहीं, ठीक है कि नहीं। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या बन गया, क्वेश्चन नंबर 5 बन गया। तो सोडियम पेरोक्साइड जनरली एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर में यूज होता है, इसको आप क्वेश्चन नंबर 6 बना लो। तो विच इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सोडियम पेरोक्साइड। व्हाट इज द यूज ऑफ सोडियम पेरोक्साइड, Na2O2 का क्या यूज होता है, इट इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा इस पेज का। ठीक है, अब CO2 पैरामैग्नेटिक क्यों है भाई, ये पूछ रहा है, वाई इज CO2 पैरामैग्नेटिक। ठीक है, वाई इज KO2 पैरामैग्नेटिक, क्यों है वो, अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसीलिए खत्म, और क्या। जब पैरामैग्नेटिक का मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन, किसमें 2p ऑर्बिटल में क्यों रहेगा, पोटेशियम में क्या होता है, 2s होता है, 2p भी तो होता है ना। पोटेशियम क्या होता है, पोटेशियम K में क्या होता है। ठीक है, अगर हम लोग को मालूम है, ठीक है, पोटेशियम के केस में अगर तुम देखोगे ना, तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है वो आता है 1s2 2s2 2p6, ठीक है, 3s2 3p6, और फिर 4s समथिंग, 4s1 से 2। ठीक है, कुछ उस टाइप का कुछ आता है, 4s1 बेसिकली। ठीक है, अब ये क्या होता है ना, इसकी कुछ अरेंजमेंट ऐसा चेंजिंग हो जाती है, इस तरीके से कुछ रीअलाइनमेंट हो जाता है जब ये सुपर ऑक्साइड बनाता है ना, KO2 के साथ जब सुपर ऑक्साइड, जब K+ जब बनाता है ना, तो ऐसा हो जाता है कि इसके 2p ऑर्बिटल में ना, 2p ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह जाता है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन उधर चला जाएगा और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ऐसा कुछ हो जाता है। ये समझ गए, कुछ ऐसा कुछ हो जाता है, मतलब ये 4s1 का 4s1 ही रह जाएगा, लेकिन ये 2p5 बन जाता है, इस टाइप का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें बोल रहा है पाई* 2p ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, और इसके वजह से ये जो है KO2 जो है सुपर ऑक्साइड, बेसिकली K+ नहीं है, ये O2- है, ये O2- है, तो ऑक्सीजन का केस रहता है ये ऑक्सीजन का केस रहता है। ऑक्सीजन में क्या रहता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ठीक है,
तो इसमें ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे हम लोग देखते हैं, 2 और 6, तो 1s2 2s2 2p4। ठीक है, अब ये क्या है, O2 माइनस है। O2 माइनस मतलब कि 2 ऑक्सीजन पे 1 इलेक्ट्रॉन, 2 ऑक्सीजन पे 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4, 1 इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर कर लेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन इधर भी आ जाएगा इधर भी आ जाएगा, शेयरिंग मोड पे चलेगा। तो अगर 2p4 है तो 2p4 पहले कैसा दिखता था, 1 2, ठीक है, 1 2 3 4, 2p4 पहले ऐसा दिखता था। अगर 2p5 इधर आ जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। तो इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, अगर मान लो दूसरा जो है 2p5 इधर आ जाएगा तो इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, है ना। 2p4 भी रहेगा तो भी अनपेयर्ड ही था ये। ठीक है, तो अब समझ में आ गया, अनपेयर्ड होने की वजह से ये पैरामैग्नेटिक नेचर का हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद कर लो, क्वेश्चन नंबर 7, इस पेज का क्वेश्चन नंबर 7 है ये वाला प्रॉब्लम। ठीक है, the hydroxides which are obtained by the reaction of oxides with water are all white crystalline solids। तो ये हाइड्रोक्साइड्स क्या होते हैं, हाइड्रोक्साइड्स क्या होते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या होते हैं, व्हाइट होते हैं और क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं, क्रिस्टल फॉर्मेशन के होते हैं और सॉलिड होते हैं। ठीक है, the alkali metal hydroxides are the strongest of all bases and dissolve freely in water with evolution of much heat on account of intense hydration। ठीक है, तो जब ये वाटर में रिएक्ट करते हैं ना इनके हाइड्रोक्साइड्स, एल्काली का मतलब क्या होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस विच रिएक्ट्स विथ वाटर एंड गिव्स ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट। तो ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट देगा, इसका मतलब इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होगी, मोस्ट नेगेटिव हाई नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी हो जाएगी, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इट गिव्स आउट। ठीक है, व्हेन इट रिएक्ट्स विथ वाटर। ठीक है, और ये इट इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर, इट इज हाईली हाइड्रेटेड, देयरफॉर दीस स्ट्रॉन्ग बेसेस आर नोन एज एल्कलीज, और इन्हीं के कंस्टिट्यूएंट मेटल्स को बोलते हैं एल्काली मेटल्स। ठीक है, राइट। अब दूसरा हम लोग चलेंगे हैलाइड्स पे। हैलाइड्स से पहले तुमको 3-4 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं मैं। ठीक है, 3-4 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं अभी। बीस मिनट की और क्लास चलेगी अभी।
लास्ट टॉपिक, जब ये हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करता है और हैलाइड्स बनाता है, ठीक है ना, जब ये हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करके हैलाइड्स बनाता है तो एल्कली मेटल्स हैलाइड्स MX, अब ये MX कैसे बनाता है, M + X, M में क्या क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये सारी चीजें आ जाएंगी, है ना, और X में क्या क्या आ जाएगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, तो क्या बनता है ये MX बनाता है, लाइक LiCl, LiBr, LiF, है ना, NaCl, NaI, है ना, RBI, RBCl, है कि नहीं, इस टाइप से कुछ कुछ बनाता है, तो इन सबको हैलाइड बोलते हैं अपन। They can be prepared by reaction of the appropriate oxide, hydroxide or carbonate with an aqueous hydrohalic acid, है ना, तो मतलब या तो फिर इसका ऑक्साइड होगा या फिर इसका हाइड्रोक्साइड होगा, मतलब कि या तो फिर इसका ऑक्साइड होगा या फिर इसका हाइड्रोक्साइड होगा या फिर इसका कार्बोनेट होगा, ठीक है, किसके साथ रिएक्ट करेगा, HX के साथ, HX मतलब क्या क्या हो सकता है, HX में क्या क्या आ सकता है, HCl, HBr, HF और HI, हाइड्रोहेलिक एसिड्स आते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोआयोडिक एसिड, है ना, तो ये तीनों क्या बना देते हैं यार, MX बना देते हैं, हैलाइड्स बना देंगे, ये सब क्या है, हैलाइड्स है, तो ये प्रिपरेशन का तरीका हो गया है। तो अगर किसी ने पूछा हाउ आर हैलाइड्स प्रिपेयर्ड, तो यू कैन राइट इट डाउन, राइट, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर, क्या था ये, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया ना ये, इसमें इसके सामने तुम लिख सकते हो, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, इसके सामने आप लिख सकते हो हाउ आर, ठीक है, एल्कली मेटल हैलाइड्स प्रिपेयर्ड, एल्कली मेटल हैलाइड्स प्रिपेयर्ड कैसे तैयार होते हैं, क्या तरीका है, क्वेश्चन नंबर 8, है ना, राइट, उसके बाद और ये कौन से, इनकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, ये कलरलेस होते हैं और हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं और सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, तो इनकी प्रॉपर्टी भी आपको मालूम है कैसे होते हैं, ये सॉलिड होंगे, क्रिस्टलाइन होंगे, हार्ड होंगे, ठीक है, और ऑब्वियसली ये जो है तुम्हारे आयोनिक नेचर के होंगे और हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे, इनके प्रॉपर्टीज है इनके हैलाइड्स के, ठीक है, अब आगे देखते हैं। All of these halides have high negative enthalpies of formation. The delta F minus values for fluorides become less negative as we go down the group, which is where reverse is the true for chlorides, bromides, and iodides. For a given metal atom, formation enthalpy of formation always becomes less negative from fluoride to iodide. ये थोड़ा सा तुमको याद रखने की चीज है, ठीक है, अगर किसी ने कभी पूछ लिया कि भाई साहब हाइड्रेशन एंथैल्पी के बारे में, हाइड्रेशन एंथैल्पी नहीं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आपके हैलाइड्स है, तो ये बेसिकली कैसे वेरी करते हैं, राइट, हाउ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये डेल्टा HF क्या है, डेल्टा HF क्या है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ प्रोडक्ट फ्रॉम इट्स रिएक्टेंट्स, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, है ना, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किस किस चीज का नाम रखा है इसने, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, पहली बात तो ठीक है, फ्लोराइड्स के लिए, ठीक है, इनके पास जो है ना, ठीक है, हाईली नेगेटिव होते हैं, जो तुम फ्लोराइड्स के केस में, फ्लोराइड्स, ठीक है, केस नंबर 1 फ्लोराइड्स, ठीक है ना, तो सबसे पहले अपन ऊपर वाले की बात करते हैं, लीडियम फ्लोराइड, तो डेल्टा H जो होगा ना इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मोस्ट नेगेटिव, मतलब बाबू क्या हो रहा है, नेगेटिव का मतलब क्या है, नेगेटिव मतलब सिस्टम इज रिलीजिंग हीट टू सराउंडिंग्स, मतलब इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब प्रोडक्ट फॉर्मेशन के बाद एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी मिलेगी नहीं, एनर्जी मिल करके ये रिएक्शन नहीं हो रहा, उल्टा रिएक्शन इतना स्टेबल है
कि ये उल्टा एनर्जी को रिलीज कर रहा है, तो मतलब कुछ ना हीट एनर्जी रिलीज हो जाएगी प्रोडक्ट के साइड में, ठीक है। तो ये मोस्ट नेगेटिव है। उसके बाद जैसे जैसे अपन ग्रुप में नीचे जाते जाते हैं Li के बाद, ठीक है ना, ऐसे Rb और Cs, तो इनके जो फ्लोराइड्स है ना यार, NaF, KF, RbF और CSF, तो ऐसे जैसे अपन नीचे जाते हैं ना, डेल्टा F फॉर्मेशन की बिकम्स लेस नेगेटिव है। केस नंबर 1। बाकी ब्रोमाइड, आयोडाइड और क्लोराइड के केस में ये केस उल्टा हो जाता है, इस केस रिवर्स, जस्ट रिवर्स, ठीक है ना, कुछ ये बता रहा है, ठीक है। इट बिकम्स लेस नेगेटिव एज वी गो डाउन द ग्रुप, वेल द रिवर्स इज ट्रू फॉर क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है भाई, क्लोराइड्स, ठीक है, क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स, क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स, आयोडाइड्स, क्या हो रहा है, केस 2, मतलब कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इरिडियम और सीजियम, है कि नहीं है, जब भी, है ना, क्लोराइड के साथ या फिर ब्रोमाइड के साथ या फिर आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेगा यार, ठीक है कि नहीं, तो बेसिकली क्या बन जाएगा, ये भी सब सारे एक ही हैं, क्लोराइड, ब्रोमाइड या आयोडाइड, इसमें भी वही है, क्लोराइड, ब्रोमाइड या आयोडाइड, तो क्लोराइड, ब्रोमाइड या आयोडाइड, और इसमें भी वही है, क्लोराइड, ब्रोमाइड या आयोडाइड। जब ये सारे के सारे जब रिएक्ट करेंगे तो इनका जो प्रोडक्ट बनेगा, लिथियम क्लोराइड या फिर लिथियम ब्रोमाइड या फिर लिथियम आयोडाइड, ठीक है। इसकी लीस्ट नेगेटिव एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, ठीक है। और एज वी गो डाउन द ग्रुप, जो फाइनली जो आएगा सीजियम क्लोराइड या फिर सीजियम ब्रोमाइड या फिर सीजियम आयोडाइड का मोस्ट नेगेटिव एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। तो इस केस में एज वी गो डाउन द ग्रुप, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बिकम्स मोर नेगेटिव। सो एज वी गो डाउन द ग्रुप, इसमें लिख सकते हो एज वी गो डाउन द ग्रुप, मतलब कि लिथियम से सीजियम के केस में जैसे तुम याद रहे हो, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बिकम्स मोर नेगेटिव, ठीक है ना। तो दो केस देख लिया अपन ने। पहला फ्लोराइड्स के केस में क्या हो रहा है कि ऊपर में सबसे ज्यादा नेगेटिव है, फिर नीचे में लीस्ट नेगेटिव है ना। फ्लोराइड, क्लोराइड और ब्रोमाइड, ये क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड के केस में क्या, ऊपर वाला लीस्ट नेगेटिव है और नीचे वाला मोस्ट नेगेटिव है। मतलब जो तुम्हारी जो एनर्जी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो और ज्यादा नेगेटिव हो रही है और ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है जब वो नीचे की तरफ जा रहा है ना। और इसके पीछे रीजन भी है, बताया था ना मैंने थोड़ा सा, वो लैटिस का भी हो जाता है। जैसे ये जो है, ये देखो, ये सारे बड़े बड़े आयन्स हैं, ये भी बड़ा आयन है, तो भाई साहब बड़ा बड़ा आयन तो इसकी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होगी, तो उसको ये ओवरऑल इफेक्ट करता है ना। ये ज्यादा स्टेबल बन जाता है, इसीलिए ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है। दीज आर मोर स्टेबल कंपेयर टू दिस, क्योंकि ये बहुत ही छोटा और ये बहुत ही बड़ा है ना, और ये बहुत ही बड़ा, ये बहुत ही बड़ा। अब तुम समझ लो ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ज्यादा स्टेबल ये वाला रहेगा, इसलिए इसमें ज्यादा नेगेटिव रहेगा, है ना। एवरीथिंग इन केमिस्ट्री हैज एन आंसर, देयर इज नथिंग इन केमिस्ट्री जिसका आप आंसर नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया कि नहीं। तो ये भी क्वेश्चन नंबर 9 हो गया तुम्हारा, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, इसको लिखो जरा, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें केस 1 केस 2 था ना, केस 1 इन केस ऑफ फ्लोराइड्स और केस 2 इन केस ऑफ ब्रोमाइड, आयोडाइड या फिर क्लोराइड, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑलवेज फॉलो दिस ट्रेंड, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, ठीक है ना। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किसका सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट फ्लोराइड का है, फिर क्लोराइड का है, फिर ब्रोमाइड का है, फिर आयोडाइड का है। फ्लोराइड एक छोटा सा है ना, तो वो ज्यादा
मतलब उसकी और उसकी इंटर मॉलिक्यूलर, जैसे एलआई तुम्हारा, जैसे कि मान लो लिथियम फ्लोराइड है और दूसरा सामने वाला लिथियम फ्लोराइड है, तो इसके बीच में जो बॉन्डिंग होगी ना बहुत स्ट्रांग होगी। तो ये जो अट्रैक्टिव बॉन्डिंग की वजह से ना इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा, मतलब इसके मेटालिक बॉन्डिंग जो अट्रैक्टिव है, और मेटालिक क्या इंटरमोलिकुलर है, इंट्रामोलिकुलर नहीं बोल रहा मैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस लिथियम और फ्लोरीन, एक मॉलिक्यूल के अंदर की बात नहीं कर रहा, मैं इंटरमोलिकुलर की बात कर रहा हूँ। तो मॉलिक्यूल के बीच की अट्रैक्टिव फोर्स जो है ज्यादा स्ट्रांग रहेगी, ठीक है, इन केस ऑफ फ्लोराइड्स। तो फ्लोराइड की सबसे अच्छी रहेगी, फिर फ्लोराइड की रहेगी, फिर ब्रोमाइड की होगी, फिर आयोडाइड की होगी। दिस इज अगेन क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, आप लिख लो, मार्क कर लो। All these halides are soluble in water. The low solubility of LiF in water is due to the high lattice enthalpy, whereas the low solubility of CSI is due to smaller hydration enthalpy of its two ions. ठीक है, CSI है और LiF है, CSI और LiF, तो ये बन गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 11 इस पेज का, ठीक है। मैंने क्वेश्चन पूछ लिया वाई, है ना, इसमें वाई solubility, क्वेश्चन नंबर 11 आप लिख लो अपने कॉपी में, अपने बुक में, वाई solubility of LiF and CSI are low in water. Solubility in water are low in case of इतना, इसका लो क्यों है, हाई लैटिस एंथैल्पी, solubility लो है इसके वजह से, ठीक है, हाई एयर लैटिस एंथैल्पी। तो अगर हाई लैटिस एंथैल्पी ज्यादा तुम्हारी आ जाएगी, ज्यादा नेगेटिव हो जाएगी, तो नेचुरली वो कम हो जाएगा हाइड्रेशन एंथैल्पी उसका, ठीक है, कंपनसेट ओवर कंपनसेट कर जाएगा वो उसके लिए, ठीक है। और इसकी लो हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है, लो हाइड्रेशन एंथैल्पी। लो हाइड्रेशन एंथैल्पी मतलब पानी में मिक्स करके जो हाइड्रेटेड रहने की जो टेंडेंसी है ना वो कम है इसकी लेस है, कम एनर्जी रिलीज करता है अपॉन हाइड्रेशन। लो हाइड्रेशन एंथैल्पी है, लेस स्टेबल हाइड्रेटेड फॉर्म में रहता है, इसीलिए प्रीफर नहीं करता है, इसलिए ज्यादा सोल्यूबल नहीं है यार, ठीक है। वो हाइड्रेटेड रहना ज्यादा प्रीफर नहीं करता, वो ज्यादा स्टेबल नहीं है इसका हाइड्रेटेड फॉर्म, और वो जो एनर्जी रिलीज करता है अपॉन हाइड्रेशन वो बहुत कम करता है, इसीलिए अनस्टेबल होने की वजह से ना ये ज्यादा सोल्यूबल नहीं है, ठीक है। इसका क्या है ना, इसका जो है लैटिस एंथैल्पी, इसकी इसकी इतनी ज्यादा लैटिस एंथैल्पी का मतलब देखो यार, तुमको मैं बता ही देता हूँ, इसकी लैटिस एनर्जी इतनी अच्छी है, LiF, 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 तो यार पानी में घुलना ही नहीं चाहेगा यार, पानी के साथ क्यों मिलेगा, वाटर के साथ, पानी के साथ क्यों मिलना चाहेगा यार, ये क्यों मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये पानी के साथ क्यों हाइड्रेटेड फॉर्म में रहना चाहेगा, नहीं रहना चाहेगा, क्योंकि इसकी आपस की जो लैटिस एंथैल्पी इतनी स्ट्रांग है, आपस में इनका प्यार इतना ज्यादा है कि पानी के साथ क्यों मिक्स करेगा ये खुद को, नहीं करेगा ये। और ये क्यों लैटिस एंथैल्पी अच्छी है यार, क्योंकि ये दोनों दोनों छोटे छोटे हैं, दोनों छोटे छोटे तो बहुत अच्छे बने हैं। जब दो बड़े बड़े अच्छे बन रहे थे, दो बड़े बड़े एटम जो थे दोनों मिक्स करके अच्छी लैटिस एंथैल्पी फॉर्म कर रहे थे, तो दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स तो या एटम्स तो बहुत बढ़िया बन जाएंगे, ठीक है कि नहीं, बहुत अच्छे बन जाएंगे, है कि नहीं, राइट। तो इसलिए इनकी आपस का प्यार इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि पानी के साथ घुलना नहीं चाहेगा यार, घुलना नहीं चाहेगा, समझ में आ गई बात, ठीक है। अब आगे चलते हैं इसको। Other halides of lithium are soluble in ethanol, acetone and ethyl acetate, और LiCl is soluble in pyridine also। तो कुछ कुछ हैलाइड जो होते हैं ना यार लिथियम के, वो इथेनॉल में होते हैं, दारू में, एसीटोन में भी होते हैं, कीटोन जो की है, और एसिटाइलेट होती है, और ये पिरिडीन में भी सोल्यूबल होता है, इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, छोड़ सकते हो। सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स, सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स इज द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, उसको देख लेते हैं यार। ऑक्सो एसिड्स का मतलब क्या होता है, पहली बात थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए ना, ऑक्सो एसिड्स मतलब होता क्या है। अच्छा, ऑक्सो ऑक्सो ग्रुप क्या होता है, जरा मैं तुमको अभी थोड़ा सा ना ज्ञान देता हूँ ऑक्सो ग्रुप के बारे में। ऑक्सो ग्रुप इज अ ग्रुप, ऑक्सो ग्रुप इज अ ग्रुप, इज अ ग्रुप where oxygen is double bonded
2 कार्बन सल्फर कार्बन और सल्फर और अदर एटम अदर एलिमेंट अदर एटम लिख लो यार। मतलब कि ये वाला बॉन्ड है ना जहाँ पे C बॉन्ड है या फिर S बॉन्ड है ना, ये ऑक्सो ग्रुप कहलाते हैं यार, ये सारे ऑक्सो ग्रुप कहलाते हैं, ठीक है ना। इसको बोलते हैं अपन ऑक्सो ग्रुप्स, ठीक है। अब इसी के बारे में थोड़ा सा नॉलेज ज्ञान की बातें कर लें, ठीक है ना। तो ऑक्सो ग्रुप में, ठीक है, हाइड्रोक्सिल में अपन जैसे देख रहे हैं एसिडिक प्रोटॉन, ऑक्सो एसिड्स आर दोज इन व्हिच द एसिडिक प्रोटॉन इज ऑन अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप with an oxo acid with an oxo group attached to the same atom। जैसे कि कार्बोनिक एसिड है तो ये OH जो कार्बोनिक एसिड H2CO3 ऐसा नहीं है, इस टाइप का थोड़ी H2CO3 ऐसा थोड़ी एग्जिस्ट करता है कि H2 प्लस और CO3 2 माइनस, ऐसा थोड़ा ना है यार, ऐसा नहीं रहता वो। उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर देखो तुम कैसा है, OH COOH whole 2 H2CO3 exists like COOH whole 2। कैसा होता है मैं दिखा देता हूँ, देखने में कोई दिक्कत ही नहीं है। C बॉन्ड OH OH, ये ऑक्सो ग्रुप बन गया कि नहीं, और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है कि नहीं, OH माइनस। OH वाले ग्रुप को अपन हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं। ये प्रोटॉन के साथ H के साथ ऑक्सीजन है कि नहीं, तो H प्लस तो प्रोटॉन होता है, O2 माइनस ऑक्सीजन होता है, तो ये दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप बनाए हैं कि नहीं, हाइड्रोक्सिल। हाइड्रोक्सिल क्या होता है, OH ग्रुप को हाइड्रोक्सिल बोलते हैं। जब ये ऑक्सो ग्रुप के साथ है, ये ऑक्सो ग्रुप है, तो ये ऑक्सो एसिड बन गया कि नहीं। एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर ऑक्सो के साथ अटैच्ड है तो वह तो ये ऑक्सो एसिड बन गया कि नहीं, ऑक्सो एसिड बन गया ये ऑक्सो एसिड है। अब H2SO4 देख लो, है ना। H2SO4 क्या है, O2SOH होल ट्वाइस है कि नहीं है। H2SO4 जो है वो ऐसा थोड़ी ना है कि SO4 2 माइनस लग गया तुम्हारा, वो आयोनिक फॉर्म में है, वो तुम्हारे H प्लस के साथ आयोनिक फॉर्म में, ये सब नहीं है यार, वो एक्चुअली इस टाइप का है वो, ठीक है। O2SOH होल ट्वाइस कुछ इस टाइप का है, बना लो, ठीक है। ऐसा होता है H2SO4, दिस इज H2SO4, ठीक है ना, ऐसा होता है H2SO4, ठीक है कि नहीं। सो इसमें क्या है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है कि नहीं, ये दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं, और ये S डबल बॉन्ड हो S डबल बॉन्ड हो, ये ऑक्सो एसिड्स है, ऑक्सो ग्रुप है। तो इस ये दोनों हाइड्रोक्सिल और ऑक्सो ग्रुप जहां पर है उसको ऑक्सो एसिड बोलेंगे कि नहीं, है कि नहीं ऑक्सो एसिड ये, राइट। समझ में आ गई बात। तो ये इसी की कहानी है भाई, ऑक्सो एसिड्स ये होते हैं, ठीक है। तो एल्काली मेटल ये ऑक्सो एसिड्स के साथ सॉल्ट्स बना देंगे यार, तो एल्काली मेटल्स फॉर्म सॉल्ट्स विद द ऑक्सो एसिड। अब भाई हमको मालूम है ना, मेटल है, मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा ना तो मेटल क्या कर लेगा, उसके हाइड्रोक्साइड को, मतलब उसका जो नेगेटिव वाला जो होता है ना एसिड का, जैसे HCl है, तो उसके क्लोरीन को तो ले लेगा, चूस लेगा, ये उसके साथ कंपाउंड फॉर्म करके सॉल्ट बना देगा, और प्रोटॉन को छोड़ देगा, ऐसे तू भाग यहाँ से, ये खुद सॉल्ट बना लेगा, है ना। तो इस टाइप से कुछ बिहेवियर होगा इसका, ये सॉल्ट बना लेगा और H प्लस को रिलीज करवा देगा, और वो H प्लस क्या है, बेसिकली दो H प्लस कंबाइन करके ना, H प्लस H माइनस कंबाइन करके ना वो हाइड्रोजन को रिलीज करा देगा, वो बेसिकली कुछ इस टाइप का कुछ बन जाता है केस, ठीक है। तो दे आर जनरली सल्यूबल इन वाटर एंड थर्मली स्टेबल, राइट। सल्यूबल होते हैं और स्टेबल होते हैं ये जो मेटल, जो बेसिकली तुम्हारा एल्काली मेटल्स है प्लस ऑक्सो एसिड है। ऑक्सो एसिड क्या हो सकता है, जैसे कि H2SO4 या H2CO3, है ना, वो क्या बनाएगा ना, मेटल सॉल्ट बना देगा यार, ये सॉल्ट बना देगा, जैसे कि MCO3 M2CO3 या M2SO4, M स्टैंड्स फॉर मेटल, कुछ इस टाइप का आ जाएगा ना, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हो जाएगा, है ना। और ये बता रहा है कि भाई साहब ये जो सॉल्ट होता है ना स्टेबल होता है यार, ये
स्टेबल होता है, ठीक है ना, दे आर स्टेबल, थर्मली स्टेबल होते हैं और जनरली सल्यूबल इन वाटर होते हैं। तो सल्यूबल स्टेबल होता है, सल्यूबल सल्यूबल इन वाटर, पानी के साथ भी अच्छे से घुल मिल जाते हैं, ठीक है। देयर कार्बोनेट्स एंड मोस्ट केसेस द हाइड्रोजन कार्बोनेट्स आर हाईली स्टेबल टू हीट। तो ये बेसिकली H2CO3 भी बना सकता है, H2CO3 भी बना सकता है, या फिर HMHCO3 भी बना सकता है। तो मतलब ना ऐसा भी कर सकता है यार, जैसे कि तुम्हारा एक ऑक्सो एसिड है, ठीक है, और मान लो ये है, तो कुछ रेयर केसेस में ये भी बना सकता है, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये सॉल्ट है यार, ये भी सॉल्ट है, ये भी, ठीक है ना। अब ये जो सॉल्ट बना रहा है ना, ये जो सॉल्ट बना रहा है, ये क्या हाइड्रोजन कार्बोनेट है कि नहीं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलूंगा कि नहीं इसको? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसके बारे में अपन ज्यादा नहीं पढ़ रहे क्योंकि सिलेबस में ज्यादा नहीं है, लेकिन ये पता चल गया कि ये इस टाइप का कुछ बना रहा है, और ये भी बहुत स्टेबल है हीट में, वेरी स्टेबल टू हीट। As the electropositive character increases down the group, the stability of carbonates and hydrogen carbonates increases. तो क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, डाउन द ग्रुप as ionization enthalpy decreases, electropositive character increases, therefore stability of metal carbonate और metal hydrogen carbonate increases। इंक्रीज कर रहा है उसका रीजन भी बता दिया, क्यों इंक्रीज कर रहा है उसका रीजन भी बता दिया। क्यों इंक्रीज कर रहा है? क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी इंक्रीज कर रही है डाउन द ग्रुप। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, अब कम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए डाउन द ग्रुप, क्योंकि साइज बढ़ रहा है। साइज बढ़ रहा है तो डिस्टेंस जो है प्रोटॉन से आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन का बढ़ रहा है, आराम से एनर्जी छोड़ देगा, आराम से इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, तो उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा होगा, ज्यादा अच्छा मेटल होगा वो, है ना, ज्यादा तेजी से रिएक्ट करेगा, ज्यादा स्टेबल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट बनाएगा। हाइड्रोजन कार्बोनेट तो बाइकार्बोनेट होता है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, राइट। Lithium carbonate is not so stable to heat. Lithium being very small in size and polarizes a large CO3 minus on, leading to formation of more stable Li2O and CO2. Its hydrogen carbonate does not exist as a solid. भाई ये तो अब हुआ क्या, देखो जरा तुम, केस ऑफ लिथियम कार्बोनेट, लिथियम कार्बोनेट यार, लिथियम कार्बोनेट। तो लिथियम कार्बोनेट में पता है क्या हो रहा है ना, कि लिथियम एक छोटा सा यार, छोटा नन्ना मुन्ना सा Li+ है ये, ठीक है, और CO3 माइनस क्या है यार, कुछ इस टाइप का है, ठीक है, CO3 माइनस है, कुछ इस टाइप का है ना। ये बड़ा सा एटम है ना, इसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा ना, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पोलराइज कर देगा। छोटा है, स्मॉल साइज का है ना, स्मॉल साइज के वजह से इसका जो प्रोटॉन का जो इन्फ्लुएंस है बहुत तगड़ा है यार, इसके प्रोटॉन का इन्फ्लुएंस बहुत तगड़ा है। तो इसके पास एक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है ना, ठीक है, तो ये क्या करेगा ना, ये इसको बोलेगा कि तू बॉन्ड फॉर्मेशन कर यार, मतलब ये बोलेगा ना कि तू भाई तू बॉन्ड फॉर्मेशन कर, तू तो मेटल मत बन, तू तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन मत कर, तू अपना इलेक्ट्रॉन इधर कुदा, तू इधर कुदा दे, एक बॉन्ड फॉर्मेशन। फिर क्या करेगा, क्योंकि इसका प्रोटॉन बहुत पास में ही है इसके आउटर मोस्ट शेल से, तो इट विल अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट विल अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। क्या करेगा, ये कोवेलेंट बना देगा, मोर कोवेलेंट, लेस आयोनिक। लेस आयोनिक की वजह से क्या हो जाएगा, ये लेस स्टेबल हो जाएगा। लेस स्टेबल है तो क्या ब्रेक डाउन कर सकता है कि नहीं, तो LiCO3 will break down, Li2CO3 will break down into Li2O plus CO2, ब्रेक डाउन कर जाएगा यार। और ये दोनों ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल, ये लेस स्टेबल है। लेस स्टेबल होने का रीजन भी है ना यार, अरे इतना छोटा सा लिथियम है, इतना छोटा सा लिथियम है, वही कार्बोनेट तुम देख रहे हो कितना बड़ा स्ट्रक्चर है, तो कार्बन, फिर डबल ऑक्सीजन, फिर एक OH, फिर यहाँ पर एक O- का एक स्ट्रक्चर है कि नहीं, इतना बड़ा सा स्ट्रक्चर। कैन यू जस्ट इमेजिन द साइज ऑफ दिस ह्यूज ह्यूमंगस,
ये इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पोलराइज कर रहा है। ये बोल रहा है कि भाई मैं अपना इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ूंगा, मैं तो इतना छोटा सा हूं, मेरा न्यूक्लियस तो पूरा इफेक्ट दे रहा है, मैं सिर्फ अलाउ करूंगा शेयर करने के लिए। तो ये ब्रेक डाउन कर सकता है, बोले यार ऐसा बॉन्डिंग नहीं चाहिए मुझे, मैं शेयर वेयर नहीं करूंगा, इतना बड़ा सा हूं मैं क्यों शेयर करूं। तो ये बोलेगा छोड़ यार, हम अपन ही टूट जाते हैं, ये CO2 में टूट जाएगा, COO में, ठीक है। और अपना ऑक्सीजन ना, ये वाला ऑक्सीजन ये इसको दे देगा, तू आ जा इसके साथ, और अपन CO2 में टूट जाते हैं, ऐसा कुछ हो जाएगा, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर हो जाएगा ना। तो दिस इज व्हाट विल बी ऑब्जर्व, दिस इज व्हाट विल ऑब्जर्व, राइट। इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा और ये ज्यादा स्टेबल रहेगा, ठीक है। ये स्मॉल साइज की वजह से है यार लेस स्टेबल, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ लिथियम, देयरफॉर हाई polarization of electron cloud of CO3 2- ion। बस ये केस है इसमें, है ना। इसी वजह से ये टूट जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 का एक पार्ट तो ये है, दूसरा क्वेश्चन नंबर 14 ही लिख लो। लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एग्जिस्ट करता है कि नहीं? नो। डज लिथियम, तुम इसमें लिखो क्वेश्चन नंबर 14 में, डज लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एग्जिस्ट? आंसर नो, इट डज नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि सब जब इसका कार्बोनेट ही जब स्टेबल नहीं है तो हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या स्टेबल होगा? इसका कार्बोनेट तो तुरंत टूट करके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दे रहा है, तो नेचर में ना हाइड्रोजन कार्बोनेट तो और अनस्टेबल होगा। हाइड्रोजन कार्बोनेट तो तुम समझ जाओ HCO3 है यार, ठीक है, HCO3 है वो। तो HCO3 तो तुम देख ही रहे हो, HCO3 तो बिल्कुल ही रिएक्ट नहीं करेगा। मैं इनफैक्ट हाइड्रोजन कार्बोनेट ही बना रहा था वो, देख लो तुम। इसका तो हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ बॉन्ड करेगा ही नहीं, ये तो बॉन्ड करने का चांस ही नहीं है। कार्बोनेट के साथ फिर भी चांसेस है कि चल सोच सकते हैं तुम्हारे साथ एक बार ना बनाने की कोशिश कर सकते हैं। हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ तो कोई चांस ही नहीं है। इतना छोटा साइज का हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ स्टेबल हो ही नहीं सकता वो इंस्टेंटली। वो तो जैसे कार्बोनेट के केस में तो टूट करके बिखर भी रहा है, वो लेस स्टेबल है। इसमें तो स्टेबिलिटी है ही नहीं, थर्मोडायनेमिकली अलाउ ही नहीं करेगा सिस्टम इसको HCO3 बनाने के लिए, राइट। दिस कंक्लूड्स द टुडेज क्लास। अभी मैं तुमको एक चीज बता रहा हूँ कि मैं अभी यूट्यूब पर यहां से यहां तक एनोमोलस प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम, जिसमें कि पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन लिथियम एंड अल्कली मेटल्स है, और पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम। लिथियम और मैग्नीशियम जानते थे अपन, ये वाला लिथियम और मैग्नीशियम के बीच में जो सिमिलैरिटी है, और लिथियम और बाकी सारे जो एलिमेंट्स हैं इनके बीच में जो डिफरेंसेस है, उसको डिस्कस करूंगा। थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, इसीलिए आई विल पुट दिस ऑन यूट्यूब। और कल से जो है हम लोग विल डायरेक्टली स्टार्ट विद ग्रुप 2 एलिमेंट्स, ओके। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक आप लोग जा सकते हैं। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर।